तो हेलो एंड वेलकम बैक टू जीएसटी विद पीएस। दिस इज चार्टर्ड अकाउंटेंट पुनीत सुराजी वाले। और यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में। यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कॉन्सेप्चुअली तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है भाई, टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया हमारे काम की बात करो पुनीत भैया, यार आप कॉन्सेप्चुअली तो होगा इंपॉर्टेंट, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये बताओ। तो भैया आपके एग्जामिनेशन में 2 से 7 मार्क्स तक के आ सकता है ये टॉपिक। अगर आपकी किस्मत रही आज ये पढ़ लेने के बाद, तो भैया ये 7 मार्क का आ जाएगा, 1-2 मार्क का बढ़िया सा एमसीक्यू, और उसके साथ साथ में 5 मार्क का तड़कता भड़कता 8वें या 9वें नंबर का क्वेश्चन। और अगर ऐसे इतनी अच्छी किस्मत नहीं रही तो मिनिमम 2 मार्क के आसपास तो आएगा ही, एक एमसीक्यू बन सकता है, या फिर जो बड़ा सा क्वेश्चन होता है ना अपना, उसके अंदर 1-2 मार्क के लिए इसको पूछा जा सकता है। अगर इस वीडियो की बात करें तो सर इसकी वीडियो में हमें क्या क्या मिलने वाला है, आपको कुछ खास मिलने वाला है कि नहीं, पहली बात तो आपको समझा दूं भाई। पहली बात, आपको बहुत ही प्यारे तरीके से कॉन्सेप्ट्स मिलने वाले इसके अंदर, मतलब बहुत ही क्रिस्पी वे में बढ़िया तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स हम रिवाइज कर लेंगे। और उसके अलावा आपको मिलने वाला है क्या सर, क्वेश्चंस। क्वेश्चंस, सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं भाई, क्वेश्चन आंसर साथ में बैठकर, यही बैठकर आपके साथ में बैठ के तुम्हारा भाई सॉल्व करने वाला है क्वेश्चन आंसर्स को। कौन सा क्वेश्चन आंसर सर, टीवाई के पूरे निपटा देंगे। 15 क्वेश्चन है टीवाई के अंदर, सारे निपटा देंगे। उसके अलावा आरटीपी के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वो निपटा देंगे। जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स के अंदर एग्जामिनेशंस में आए हैं वो भी निपटा देंगे। तो दिस इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन, आई ऑलवेज से दिस इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। यस सर, अभी भी ये वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है आप लोगों के लिए। इसके अलावा आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, इतनी भाई गारंटी आपकी ले लेता है। चलिए सर बात करते हैं सबसे पहले कि भैया क्या है सर इस सेक्शन, इस टॉपिक को कौन सा सेक्शन में बांटा हुआ है। तो सर 2 सेक्शन में बांटा हुआ है, इस टॉपिक को बांटा हुआ है, एक है 12, एक है 13। ठीक है सर। 12 बात करता है किसके बारे में, हमारे गुड्स के बारे में। 13 बात करता है सर्विसेज के बारे में। ठीक है, अच्छा। सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, बहुत बेसिक सी बात करता है सेक्शन 1। तो सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, बहुत बेसिक सी बात है, अपने को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझ लेते हैं क्या बोलता है भैया। वो बोलता है कि देखो इस सेक्शन के अंदर जब कभी भी, इस सेक्शन के अंदर जब कभी भी टाइम ऑफ सप्लाई की बात होगी, इस सेक्शन के अंदर जहां पर भी टाइम ऑफ सप्लाई बता दिया जाएगा ना, आपको अपनी लायबिलिटी उसी के हिसाब से पे करनी पड़ेगी। इतनी सी बात है, जहां पर हमने टाइम ऑफ सप्लाई बोल दिया उस हिसाब से आपको लायबिलिटी पे करना पड़ेगी। किस सेक्शन के अंदर, इस सेक्शन के अंदर। कौन से, 12 और 13। तो ये चीज 12 1 में भी लिखी गई है, ये 13 1 में भी लिखी गई है। डिफरेंस क्या है सर, सप्लाई ऑफ, ये टाइम ऑफ सप्लाई, यहां पे टाइम ऑफ सप्लाई लिखा हुआ है, वहां पे लिखा है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सर। पहली बात, टाइम ऑफ सप्लाई किस बारे में बात कर रहे हैं सर, हम लोग बात कर रहे हैं 12 सबसेक्शन 2 की। 12 सबसेक्शन 2 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ गुड्स, इन द केस ऑफ अ फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज मतलब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आगे बात करते हैं सर। पहला पॉइंट वो बोलता है कब कब होगा सर, अर्लीस्ट ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, या फिर लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एज पर दी सेक्शन 31। सर सेक्शन 31 क्या बोलता है, हमें क्या पता है यार, अभी हमने ये क्या बात हुई यार, मतलब ये तो क्या ही बात हुई, मैं तो 12 पढ़ने आया था, आप तो 31 की बात कर रहे हो सर। मैं तो 12 पढ़ने आया था ना, आप तो 31 की बात कर रहे हो सर। ये 31 बोलता क्या, पहले तो आप ये बता दो। ओके भाई, तुम बोलते हो, तुम बोल रहे हो बताने का, इसलिए बता रहा हूं सर। सेक्शन नंबर 31 क्या बोलता है ना आपको, सेक्शन नंबर 31 बोलता है कि टैक्सेबल सप्लाई के केस में, अगर वो टैक्सेबल सप्लाई गुड्स की हो रही है, टैक्सेबल सप्लाई के केस में अगर टैक्सेबल सप्लाई गुड्स की हो रही है, तो इनवॉइस कब बनाना पड़ेगी भैया, अगर उस गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है। अगर उस गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है, मतलब वो गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला है, मतलब शादी के बाद बारात एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा सर, जिस समय पर वो बारात घर से निकलेगी, तेरे द्वारे पे आई बारात। अरे सर पढ़ा दो यार सही से, मत करो अभी टाइम पास। क्या है सर, अगर वो बारात जिस समय मेरे द्वारे से निकलेगी, मतलब जब वो गुड्स मेरे यहां से निकलने वाला होगा, जब वो गाड़ी मेरे यहां से निकलने वाली होगी, उस समय पर जब मैं उसको टाटा बाय बाय करूंगा, उस समय पर टाटा बाय बाय के साथ में मुझे एक इनवॉइस भी बना करके उसे देनी पड़ेगी। पहला केस। दूसरा सर, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, मतलब अरे मतलब यार एक ही घर में शादी हुई है, मतलब कैसा सर, एक ही फ्लोर, मतलब एक फ्लोर पर थे, किराएदार के यहां पर हमारी बहू गई है, तो उस केस में क्या होगा, अगर प्रोफेशनल एग्जांपल दो, समझो कि अगर भाई मैं सप्लायर हूं, मतलब सॉरी, मैं रेसिपिएंट हूं उस गुड्स का। ठीक है, मेरे को एक बहुत बढ़िया मशीन बनानी थी, मेरे को एक बहुत बढ़िया मशीन बनवानी थी, तो मैंने क्या बोला, यार ये इतनी बड़ी मशीन है, ये तुम खींच के कहां से लाओगे, एक काम करो मेरी ही प्रीमाइसेस में मशीन बना दो, एक काम करो मेरी ही प्रीमाइसेस में ये मशीन बना दो। कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है गुड्स का, मेरी प्रीमाइसेस में ही बन रही है। तो जिस दिन वो बंदा आकर के मुझे बोलेगा कि भाई पुनीत भाई बहुत प्यारी मशीन आपके लिए बनाई है, ये लो चाबी इसको चालू करने की, जिस समय पर मेरे को डिलीवरी मिल जाएगी, उस समय पर वो सिर्फ चाबी नहीं देगा, साथ में क्या देगा, इनवॉइस देगा। ठीक है, तो भैया अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो उस केस में रिमूवल बाय बाय, और अगर नो मूवमेंट है तो उस समय पर हाय हाय, मतलब जिस समय पर मेरे को डिलीवरी मिल जाएगी। ओके सर, ओके ठीक है। अगला
सेल और रिटर्न सप्लाईज, मतलब ऐसे कई बार अपन सप्लाईज करते हैं ना, यहाँ पे हम बोलते हैं कि देख यार मैं देखो दे रहा हूं, तू मेरे को तब पैसा देना, तू मेरे को तब पैसा देना जब तू बेच देगा। मैं तेको बेच रहा हूं लेकिन तू मेरे को तब पैसा देना जब तू बेच देगा। सेल ऑन रिटर्न बेसिस, वो अपन जो पढ़ते हैं, ठीक है। अब उस केस में क्या होगा सर, अगर ऐसे सप्लाई रहेगी तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है भाई तू इतना दिलेर बन रहा है सप्लायर, तू उसको दे रहा है क्रेडिट पर, ऐसे दे रहा है तो गुड्स, तो ठीक है मैं भी तेरे से पैसा नहीं लेता हूं आज के टाइम पर। लेकिन यार देख सरकार ना बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ 6 महीने तक की अच्छी है। सरकार बोलती है कि अगर तेरा उस बंदे ने, तेरे उस रेसिपिएंट ने अगर 6 महीने तक के वो गुड्स बेच दिए तो जब जब बेचे तब तब इनवॉइस बना लियो, जब जब बेचे तब तब इनवॉइस बना लियो। अगर वो समय से नहीं बेच पाया है तो भाई तू क्या उसके पीछे पागल होता जाएगा, देखो होना है हो, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर अगर उसने गुड्स नहीं बेचे तो जब 6 महीने खत्म होने वाले होंगे, जब वो लास्ट डे होगा उस दिन तक के भाई मेरे को मेरे बदले का पूरा पैसा पे कर देना। मतलब वो सारी जो सेल्स हुई थी, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस जो हुई थी भैया, जो रिटर्न बेसिस पे जो सेल हुई थी, उसका पूरा पूरा का पैसा मेरे को तब तब कर देगा तू, 6 महीने जब कंप्लीट होने वाले होंगे तब तक क्या कर देगा, ठीक है। हमारे लिए गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला उसने अपने को सर, क्या बोला उसने सर, जब भी डेट ऑफ इनवॉइस होगी मैं दो चीजें देखूंगा, पहला क्या डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस की डेट, दूसरा क्या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। मतलब देखो या तो तू इनवॉइस बना देगा समय पर या तो फिर तू लास्ट डेट पे बनाएगा, दो चीजें। तीसरी चीज क्या देखूंगा मैं, तीसरी चीज देखूंगा जब सप्लायर को पैसा रिसीव होगा। अभी समझो भाई रिसीव के ना दो तरीके होते हैं, मेरे को जब पैसा मिलता है ना तो दो चीजें होती है। एक क्या होता है, एक होता है कि मेरी जेब में पैसा आ गया, मेरी जेब में पैसा आ गया, जेब में पैसा आ गया मतलब क्रेडिट हो गया है मेरे बैंक अकाउंट के अंदर। दूसरा होता है मेरे को पैसा नहीं आया अभी तक के, लेकिन मैंने बुक्स में एंट्री पास कर दी है, मैंने बुक्स में एंट्री पास कर दी है, ठीक है तब। लेकिन अभी क्या हुआ है ना, अभी इस समय पर ये वाला जो प्रोविजन है इसको हमारी सरकार ने कैंसिल कर दिया है। इस समय पर ये वाला जो प्रोविजन है ना इसको हमारी सरकार ने कर दिया है कैंसिल फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए हमारा जो रिसीव द पेमेंट वाला जो पॉइंट था उसको सरकार ने बोल दिया भैया अभी तू शांत रह ले, अभी हम लोग सिर्फ दो चीजें देखने वाले हैं, विच इज द इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। अभी हम लोग ये नहीं देखने वाले हैं पेमेंट वाला पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग गुड्स को नहीं इवेल्युएट करने वाले हैं। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी पहला आइदर ऑन द इश्यू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस पर ही आ जाएगी, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं सर, नो जीएसटी एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांसेस फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स। देखो जब भी आप सप्लाई ऑफ गुड्स करोगे ना उस टाइम पर आपको एडवांसेस अगर मिल रहे हैं, पहले ही आपको अगर पैसा मिल जा रहा है तो सर उसके ऊपर आपसे 1 रुपए भी हम चार्ज नहीं करने वाले, सरकार बोलती है। एक्सेप्ट फॉर किसके एक्सेप्शन में सर, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। हमको पता है कि सर हर एक्शनेबल क्लेम तो जीएसटी में नहीं आता, देयर आर सर्टेन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, कैसीनो, लॉटरी है ना, हॉर्स रेसिंग, इन सब के केस में अगर आपको एडवांस में पैसा मिला हुआ है, अगर आपको एडवांस में पैसा मिला हुआ है तो भी क्या होगा सर, उसके ऊपर आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, जीएसटी भरना पड़ेगा। वरना जनरली केस क्या रहेगा, जनरली केस वुड बी द जीएसटी ऑन द आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स वुड बी वैल्यूएटेड पहला ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस, जिस दिन एक्चुअल में इनवॉइस हुई, या फिर द लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, ठीक है। मतलब हमारे अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं आज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो पेमेंट वाला पॉइंट है उसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा। इट इज एन इजी थिंग फॉर अस, हमारे लिए इजी कर दिया कि हमको भी पेमेंट की बात ही नहीं करनी है, एक्चुअल में मिला जेब में मिला फर्क नहीं पड़ता। इस समय पर अगर मैं फॉरवर्ड चार्ज में सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 फॉरवर्ड चार्ज में सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 फॉरवर्ड चार्ज में जब मैं बात करूंगा गुड्स की तो मैं दो ही बातें करूंगा, पहला इनवॉइस की डेट और दूसरा लास्ट डेट ऑफ इशूइंग ऑफ इनवॉइसेस। इस पर क्या क्वेश्चन कर ले सर? यस सर, फटाफट से मेरे पास में दो प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, दो प्यारे प्यारे क्वेश्चन है आपके लिए, वो फटाफट से अपन लोग कर लेते हैं। क्या बोलते हैं सर, यहां पर आ जाओ, क्या बोलता है वो देखो। एक ऑर्डर प्लेस करा गया भाई राम एंड कंपनी द्वारा 18 अगस्त को एक ऑर्डर आपने प्लेस करा फॉर द सप्लाई ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ द शूज, ठीक है। अब राम एंड कंपनी जो है भाई गेट्स द कंसाइनमेंट रेडी, उन्होंने कंसाइनमेंट सब कुछ रेडी करा, ठीक है, एकदम आपके लिए, और इन्फॉर्म कर दिया कस्टमर को कि भैया देखो हम उनको इन्फॉर्म कर दिया और इशू कर दी इनवॉइस। कब इनवॉइस इशू करी भाई? 2 दिसंबर को आपने इनवॉइस इशू कर दी। अब कस्टमर ने क्या करा भाई, कस्टमर आया और कस्टमर ने कलेक्ट करा उस कंसाइनमेंट को फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑन 7 को उसने क्या करा भाई, कंसाइनमेंट एक्चुअल में रिसीव करा। मतलब कि 7 तारीख को किसके भाई, 7 तारीख को राम एंड कंपनी के द्वारे से वो बारात बाहर निकली होगी, 7 तारीख को द्वारे से बारात बाहर निकली होगी। लेकिन
इनवॉइस कब बन गई थी? 2 तारीख को बन गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करा, सामने वाले ने पैसा कब ट्रांसफर करा भाई? 8 दिसंबर को वो पैसा आपको ट्रांसफर हुआ है। तो 2, 7, 8 ये 3 अपने उसमें डेट से बताओ कि टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगी। तो देखो भैया, यहां पर इस नोटिफिकेशन के कारण मैं जो आपको बोल रहा था ना कि अभी के टाइम पर आपके लिए पेमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? बिकॉज ऑफ दिस नोटिफिकेशन। ठीक है, 66/2017 की नोटिफिकेशन के कारण आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। क्या बोलता है वो? एक रजिस्टर्ड पर्सन जो होगा, ठीक है, क्या बोलता है वो? एक रजिस्टर्ड पर्सन जो होगा भाई हैज टू पे जीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई, एट द टाइम ऑफ सप्लाई। कब भाई? 12/2/A के हिसाब से, 12/2/A के हिसाब से, ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या फिर द लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ठीक है, लास्ट डेट जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए एज पर सेक्शन 31, या फिर जिस दिन एक्चुअल में इनवॉइस इशू हुई है, व्हिचएवर इज अर्लियर ऑफ। ठीक है, अब इन दिस केस इनवॉइस हमारी इशू हो चुकी थी भाई साहब किस दिन पे? 2 दिसंबर को। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे भाई, हम लोग किस दिन हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे? 2 दिसंबर को ही मान लेंगे, बिकॉज लास्ट डे क्या थी? 7 तारीख थी, बारात 7 तारीख को निकली, लेकिन बारात निकलने से पहले ही आपने इनवॉइस बना दी थी, तो हम भैया डेट ऑफ इनवॉइस ले लेके। ओके सर, यस, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हुआ सर? एक इन्वेस्टिगेशन हुई। ओहो, इन्वेस्टिगेशन हुई तो हमको कुछ मालूम पड़ा। क्या मालूम पड़ा? कि 150 कार्टन जो थे ऑफ सिरेमिक कैपेसिटर वो डिस्पैच हुए थे 2 तारीख को। डिस्पैच हो गए, बाय बाय हो गया, लेकिन कोई भी इनवॉइस रेज नहीं करी गई थी उसके अगेंस्ट में। ठीक है, एंड देयर वर नो एविडेंस ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, और अपने पास में कोई भी पेमेंट का कोई भी एविडेंस भी नहीं है। तो क्या होगा इन दैट केस? भैया हम लोगों ने पढ़ी एक चीज, या तो डेट ऑफ इनवॉइस या तो लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। लास्ट डेट ऑफ, अभी इनवॉइस हुई क्या? इशू नहीं हुई, कोई इनवॉइस इशू नहीं हुई है, तो लास्ट डेट क्या होनी चाहिए थी? एज पर सेक्शन 31 क्या होनी चाहिए थी भाई? लास्ट डेट, रिमूवल की डेट, द डेट ऑफ रिमूवल किस दिन हुआ होगा? हमको पता है भैया 2 अगस्त को हुआ है, बिकॉज डिस्पैच हुआ था। राइट, तो यहाँ पे वही बात करेगा, वो नोटिफिकेशन की बात करी उसने, यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन उसने पूरे अपने को लिख करके सेम टू सेम वे में दिया है। आपको ये रटना पड़ेगा, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। क्या? एक रजिस्टर्ड पर्सन हैज टू पे जीएसटी ऑन द आउटपुट सप्लाई ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई, एट द टाइम ऑफ सप्लाई स्पेसिफाइड इन, किस काय में स्पेसिफाई है सर? सेक्शन 12(2)A। आप ए मत लिखो, बट 12(2) तो लिख के आना भाई। ठीक है, कोशिश करना 12(2) आप लिख करके आओ। अच्छा, कब कब करना पड़ता है? दैट इज डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच द इनवॉइस इज ऑट टू बी इशूड एज पर द टर्म्स ऑफ सेक्शन 31। सब सेक्शन 1 बट अपन 31 ही लिख लेगा अभी के लिए। ठीक है, नॉट एन इशू। ओके, इन दिस केस सिंस अभी कोई इनवॉइस इशू नहीं हुई है, तो जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स, अभी क्या हो जाएगा सर? लास्ट डेट ऑन विच द इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड। मतलब हमारे केस में क्या आ जाएगा सर? 2 अगस्त उसका आंसर आ जाएगा। ओके, इजीली समझ में आ गए 2 क्वेश्चन, बढ़िया तरीके के इजी क्वेश्चन थे भाई, अपन ने कर लिए, मजे ही आ गई सर। अब बात करते हैं, अरे अरे भाई देखो क्या हो गया, तू क्यों पागल हो रहा है भाई? पागल तो हम बच्चे हो गए इस समय पर, अगले महीने में हमारी एग्जाम है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहा हूं और फॉरवर्ड चार्ज में ही कर रहा हूं तो क्या होगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो रही है लेकिन फॉरवर्ड चार्ज में हो रही है तो क्या होगा सर? वो भी यही बात करता है कि देखो, पहली बात तो देख लो क्या समय पर इनवॉइस इशू हुई है कि नहीं। बिकॉज भैया इनवॉइस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फॉरवर्ड चार्ज में हूं ना, मेरे लिए इनवॉइस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो भैया समय का मतलब क्या होता है? समय का मतलब रहना नहीं होता हर बार। ठीक है, समय का मतलब यहां पर क्या है भाई? समय का मतलब है सर्विसेज के केस में कब होना चाहिए आपकी इनवॉइस इशू? पहला, सर्विसेज के केस में वो क्या बोलता है ना, आपको थोड़ी सी उसने लग्जरी दी है। वो कहता है देखो, अगर आप सर्विसेज ले रहे हो किसी से, अगर आप किसी को सर्विसेज दे रहे हो, यू आर सप्लायर राइट, आप सर्विसेज दे रहे हो, तो यार मैं समझता हूं कि आप सर्विसेज देने में इतने विलुप्त हो गए, इतने आप बिजी हो गए सर्विसेज देने में कि यार आप भूल गए होगे इनवॉइस बनाना। तो मैं तुमको 30 दिन दे रहा हूं इनवॉइस बनाने के लिए, सर्विसेज के प्रोविजन के कंप्लीट होने के, विद इन द 30 डेज फ्रॉम सप्लाई ऑफ सर्विसेज। उस सर्विसेज के कंप्लीशन के 30 दिनों के अंदर अंदर इनवॉइस बना ले भाई, प्लीज यार ऐसा मत कर मेरे साथ में। 30 दिन दे रहा हूं, देखो मैं मानता हूं सर्विस इतने अच्छे देता है कि तू भूल जाता है कि तेरे को इनवॉइस बनानी चाहिए, लेकिन प्लीज थोड़ा टाइम निकाल। 30 दिन अगले दे रहा हूं, देखो 30 दिन के अंदर इनवॉइस बना करके रख ले। अच्छा, अगर मैं एक बैंकिंग वाला हूं, तो इंश्योरेंस वाला हूं, तो बुरा मत मानना दोस्तों, लेकिन हमको पता है कि बैंकों में भाई, मतलब समझ रहे हो, बैंकों का तो ज्यादा हिसाब ध्यान रखना पड़ता है ना, वहां पर तो बैंकों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है सर, वहां पर आपको लंच ब्रेक भी देना पड़ता है। तो हम मान के चलते हैं भाई कि आपको 45 डेज हम दे रहे हैं, पूरे आराम से लंच ब्रेक लो, लेकिन 45 दिन में इनवॉइस बना करके दे देना। तो अगर इंश्योरेंस बैंकिंग वाला केस है तो 45 डेज की मोहलत दी हुई है, लेकिन अगर हमारी नॉर्मल सर्विसेज वाला केस है, किसी भी और का केस है, तो इन दैट केस विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, सॉरी विद इन द 30 डेज ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज, आपको क्या देना पड़ेगा? इनवॉइसेस इशू करना पड़ेगा। अभी ये क्या बोलता है, समझो मेरी बात, अगर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोलता क्या है, अगर इनवॉइसेस इशू हो गई है विद इन द टाइम पीरियड,
काय में विद इन टाइम अगर आपकी इनवॉइसेस इशू हुई है, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर अगर इनवॉइसेस इशू हो गई है, तो फिर आप क्या देखोगे, दो चीजें। पहला, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, तब देखोगे कि इनवॉइस की डेट, सॉरी इशू ऑफ इनवॉइस की डेट, सही था, ठीक है, इनवॉइस इशू की डेट आप देखोगे। इनवॉइस इशू, मेरे सोचने दो, मैंने क्या बोल रहा था, ठीक है, मेरे को सुनाई नहीं आ रहा था मैं क्या बोल रहा था, ठीक है। तो अगर आपने इनवॉइस इशू कर दी है विद इन टाइम, विद इन 30 डेज, तो पहला देखो कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या थी। दूसरा, रिसीट ऑफ पेमेंट क्या थी। हाँ, अब बात आएगी रिसीट ऑफ पेमेंट की। सर रिसीट ऑफ पेमेंट के दो तरीके होते हैं, पहला होता है मेरी जेब में, दूसरा होता है मेरे बैंक खाते में। पहला होता है मेरी जेब में, दूसरा होता है मेरे बैंक खाते में। पहले जेब में आए, क्रेडिट हुए, या पहले बैंक खाते में चढ़ा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चढ़ा दिए, दोनों देखा जाएगा, विच एवर इज अर्लियर। तो इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर। पहला क्या, इशू ऑफ इनवॉइसेस, अगर टाइम पर इशू हुई है तो पहला डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, दूसरा पेमेंट रिसीव्ड इन द बैंक अकाउंट, तीसरा बुक्स ऑफ एंट्रीज में जब भी आपने एंट्री पास करी होगी वो। अगर मान लो इनवॉइस समय पर आपने इशू नहीं करी, मतलब 30 दिन दिए थे भाई, तो 30 दिन में भी इशू नहीं कर पाया, तो भाई ऐसा नहीं है कि तेरे को बहुत टाइम दूंगा मैं, नहीं। अब वापस जा और पहले देख कि तूने सर्विसेज पूरी कब करी थी, तूने सर्विसेज पूरी कब करी थी वो दिन देख। दूसरा, तेरे को पैसा कब मिला रे वो दिन देख, तेरे को पैसा कब मिला वो दिन देख। पैसा मिलने का दो तरीके होते हैं, सोच, क्रेडिट कब हुआ और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब डाला, तीनों में से विच एवर इज अर्लियर, ओके। और अगर तू किसी भी केस में निकाल ही नहीं पा रहा है, मतलब हमारा जो सप्लायर है वो इतना मगन था भाई, इतना मगन था सर्विसेज देने में कि उसको यही नहीं पता पैसा कब आया। उसको कैश में आया रहेगा ना, तो उसको ये नहीं पता पैसा कब आया, उसको ये नहीं पता मैं किताबों में कब एंट्री डालूं, उसको कुछ नहीं पता, उसको ये भी नहीं पता मैंने सर्विसेज कंप्लीट कब करी थी। तो इन दैट केस हम कुछ नहीं करेंगे, हम रेसिपिएंट के पास जाएंगे, रेसिपिएंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देखेंगे कि वो कब दिखा रहा है कि उसको सर्विसेज कब मिली। समझ में आया आपको, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट में रेसिपिएंट के पास जाऊंगा, बिकॉज ही इज द ओनली पर्सन लेफ्ट विद मी, उसके पास जाऊंगा, उसकी किताबों में जिस दिन लिखा होगा मैं उस दिन सप्लाई की सर्विसेज, सप्लाई की टाइम ऑफ सप्लाई मान करके आपके ऊपर टैक्स चार्ज कर दूंगा, और उस हिसाब से पेनल्टी भी चार्ज होगी, उस हिसाब से लेट फी भी चार्ज होगी, राइट, ओके। तो देखो भैया सिंपल सा पॉइंट है, यहाँ पे एक छोटा सा अपने चार्ट बना के रखा हुआ है, आके आपको दिखा देते हैं, समझो क्या क्या बोल रहे हैं। पहला देखो कि क्या इनवॉइस इशू हुई है। सबसे पहले क्या करोगे आप, जब आप देखोगे क्वेश्चन, सबसे पहले देखना कि क्या इनवॉइस विद इन टाइम इशू हुई है कि नहीं। विद इन टाइम का मतलब 31, सॉरी विद इन टाइम मतलब 30 दिनों के अंदर अंदर, कौन बोलता है, सेक्शन 31 बोलता है। अगर 30 दिनों के अंदर अंदर ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो चुकी है तो भैया देखो यस, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, 3, तीनों में से विचएवर इज अर्लियर। कौन तीनों में से, पहला इशू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन इनवॉइस इशू करी थी वो दिन, दूसरा पेमेंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तीसरा पेमेंट क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट, ठीक है, ओके। अगर मान लो कि भैया मेरे पास में समय रहते रहते मान लो अगर क्या नहीं हुई, मेरे पास में समय रहते रहते भैया क्या हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई आया ही नहीं, सॉरी इनवॉइस इशू हुई ही नहीं, 30 दिनों के अंदर अंदर इनवॉइस इशू हुई ही नहीं, 45 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस इशू हुई ही नहीं, तो क्या करूं, तो क्या करूंगा मैं भाई, मैं देखूंगा कि किस दिन मैंने उसको एक्चुअल में प्रोवाइड करी थी सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज कब थी। दूसरा क्या देखूंगा, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब आई है वो रिकॉर्ड कब हुई है एंट्री, और तीसरा मेरे अकाउंट में, मेरे बैंक अकाउंट में कब वो एंट्री क्रेडिट हुई है, कब वो अमाउंट क्रेडिट हुआ है वो देख लूंगा, ओके, विच एवर इज अर्लियर। अगर मैं बहुत ही निठल्ला हूं, मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा, तो उस केस में आखिरी दारोमदार किस पर जाएगा, सरकार किसके पास पहुंचेगी, सरकार जाएगी रेसिपिएंट के पास और देखेगी भैया अगर टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं करा जा रहा है किसी भी मेथड से, तो उस केस में अपन जाएंगे डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विसेज, कब किसको रिसीट हुई सर्विसेज, रेसिपिएंट को। समझ में आया। अभी इसका मैं आपको ना एक लॉजिकल पॉइंट बताता हूं कि रेसिपिएंट वाला पॉइंट आता है, समझो कि अगर मान लो ये जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट के यहां पर सरकार गई, रेसिपिएंट के यहां पे जीएसटी डिपार्टमेंट गया रेड मारने के लिए, रेसिपिएंट के यहां पर गया रेड मारने के लिए, और उनको वहां पर दिखा कि भैया इस बंदे ने 10 लाख का काम करवा के रखा हुआ है, 10 लाख का सर्विसेज करवा के रखी हुई है। ये सर्विसेज किससे करवाई, तो ये सर्विसेज करवाई थी पुनीत सुराजी वाले से। अरे यार पुनीत सुराजी वाले से करवाई थी तुमने 10 लाख की सर्विसेज, हाँ, पे कैसे करा था, कैश से। अब पुनीत भाई ने क्या करा, पुनीत भाई ने कैश का पैसा तो ले लिया, सर्विसेज तो प्रोवाइड कर दी, लेकिन अपनी ना बुक्स में दिखाया, ना कैश था तो ना क्रेडिट हुआ, और ना ही इनवॉइस बनाई। मतलब पुनीत भाई तो क्या कर रहे थे, काला धंधा कर रहे थे भाई, ब्लैक मनी बना रहे थे इसको, लेकिन सरकार ने क्या करा, इस रेड में इस 10 लाख को पकड़ लिया, और 10 लाख को पकड़ने के बाद में सरकार क्या बोलेगी, भाई ये बताओ रेसिपिएंट ने इस 10 लाख को कब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया है, जिस दिन दिखाया है मैं उस दिन पुनीत के ऊपर फॉरवर्ड चार्ज में इसके ऊपर सप्लाई पे मार दूंगा। समझ में आया, ये लॉजिक है। इस कारण से वो आखिरी में बोलता है कि एक काम करो भाई, कुछ नहीं मिल रहा आपको सप्लायर के पास, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सप्लायर के पास कुछ ना मिले, इनवॉइस तो मिलेगी, पेमेंट तो मिलेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री तो मिलेगी, तीनों भी नहीं है। मतलब ये ट्रांजेक्शन छुपाना चाह रहा था, कहां से मिलेगा अपने को, रेसिपिएंट के पास से ट्रांजेक्शन मिलेगा। अगर कहीं भी नहीं मिला तो आप समझदार हो, ठीक है, ओके।
ये अपना पूरा पॉइंट हो चुका है भाई। कौन सा वाला पॉइंट हो चुका है सर? अपना अपना पॉइंट हो चुका है सर, फॉरवर्ड चार्ज कंप्लीट हो चुका है। फॉरवर्ड चार्ज के अंदर अपने दो क्वेश्चंस भी एक्चुअली फटाफट वो भी कर लेते हैं भाई, ठीक है। फॉरवर्ड चार्ज सप्लाई के अंदर अपने दो क्वेश्चन से फटाफट में वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। फिर अपन बात करेंगे रिवर्स चार्ज की, विच इज अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस। ओके भाई, पहला राजू भाई की कंपनी है, ठीक है। राजू भाई की कंपनी, राजू प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने एक ऑर्डर रिसीव करा और उन्होंने एडवांस पे कर दिया, ठीक है। रिसीव्ड एन ऑर्डर एंड एडवांस पेमेंट, उनको एडवांस पेमेंट भी मिल गई और ऑर्डर भी मिला। कब मिला सर? 5 जनवरी को। आ जाओ, 5 जनवरी को ऑर्डर मिला है। कैरिंग आउट एन आर्किटेक्चरल डिजाइन जॉब। ओहो हो, इट इज एन सर्विस एंड फॉरवर्ड चार्ज वाली सर्विस। इट डिलीवर्स अ डिजाइन ऑन 23 अप्रैल को इन्होंने डिजाइन डिलीवर करी है। बाय ओवरसाई, भाई क्या हुआ? भूल गए। क्या भूल गए? इनवॉइस इशू करना भूल गए। तो अगर इनवॉइस इशू नहीं करी है तो 3 पॉइंटर्स। क्या 3 पॉइंटर्स है भाई? पहला प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, दूसरा बैंक में क्रेडिट, तीसरा बुक्स में डेबिट, ठीक है। तीनों में से कब क्या आ रहा है वो देखेंगे पहले। तो मेरे हिसाब से तो भैया क्या हो रहा है? प्रोविजन ऑफ सर्विसेज हो रही है 23 अप्रैल को, लेकिन पैसा कब मिल गया था एक्चुअल में? पैसा तो 5 जनवरी को मिल गया था। तो क्या होना चाहिए? टाइम ऑफ सप्लाई। तो भैया जहां पर भी इनवॉइस इशू नहीं करी गई होगी तो उस केस में सेक्शन 13(2) के हिसाब से, बी भूल जाना एक बार को, मत याद रखना, लेकिन 13(2) तो याद रखना मेरे भाई। 13(2) 12(2) इज फॉर एफसीएम गुड्स, 13(2) इज फॉर एफसीएम सर्विसेज। ओके, तो भैया अगर आपने इनवॉइस इशू नहीं करी है तो पहला डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, जिस दिन आपने प्रोवाइड करी है सर्विसेज, पहला वो। दूसरा डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, मतलब आपको जब पेमेंट मिल गई है वो। इन दो में से विच एवर इज अर्ली ईयर, खत्म बात। अपने वाले केस में 5 जनवरी वुड बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। ओके सर, आगे। अच्छा, ओहो सीएफएम, चलो XYZ नहीं भाई, XYZ नहीं, इस कंपनी का नाम है, इस कंपनी का नाम है आपका जो भी नाम हो, ठीक है भाई। अभी के लिए मैं आपके सामने बैठा हूं तो मैं यहाँ पे बोलूंगा भाई सीए स्टूडेंट, ठीक है। सीए स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट आपका नाम है, ऐसा समझना। तो भाई आप खुद को फील देते हुए, पुनित पीएसए, पुनित सुराजीवाला एंड एसोसिएट्स, कोई है नहीं बट फिर भी पीएसए, पुनित सुराजीवाला एंड एसोसिएट्स, एक क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है, ठीक है। इन्होंने इनवॉइस इशू करी है। कब इनवॉइस इशू करी है? पहले देख लो अपन, 7 तारीख को, 7 सितंबर को इनवॉइस इशू कर दी गई है। सॉरी, हाँ, इशूड इनवॉइस, हाँ, इनवॉइस इशू करी है, ठीक है। अपने को बताना है कि इंडिपेंडेंट केसेस के अंदर कब कब इनकी सप्लाई आने वाली है, ठीक है। तो आप ये सोचो कि आप सीए बन चुके हो और आप आपने इनवॉइस इशू करी है 7 सितंबर को। अब मैं आपको कुछ केसेस बता रहा हूं तो आप बताना कि क्या क्या होगा। पहला केस मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, आपने सर्विस कब कंप्लीट करी थी? प्रोविजन ऑफ सर्विसेज आपकी कंप्लीट हुई थी 1 अगस्त को, समझो आपने 1 अगस्त को कंप्लीट करी। तो क्या 1 अगस्त के 30 दिन के अंदर अंदर आपने बनाया इनवॉइस? नहीं बनाया, 7 सितंबर को बनाया। तो क्या होगा? प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। दूसरा, पैसा कब आया? पेमेंट कब रिसीव हुई? 28 सितंबर को। तो 28 सितंबर और 7 सितंबर, विच एवर इज अर्लियर। तो आ जाओ भैया, विच एवर इज अर्लियर है, कुछ तो गलत है दोस्त यहाँ पर। अच्छा सॉरी, 1 अगस्त, माय बैड। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज कब हुई है? प्रोविजन ऑफ सर्विसेज कब हुई है? 1 अगस्त को। और दूसरा, पेमेंट कब रिसीव हुई है? 28 सितंबर। तो आंसर क्या आएगा आपका? 1 अगस्त, बिकॉज इनवॉइस इशू नहीं हुई थी और 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस इशू नहीं हुई थी। और क्या था सर अपने पास में? और अपने पास में जो एक्चुअल में आपका जो काम कंप्लीट हुआ था, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज हुई थी, वो 1 अगस्त को हो चुकी थी, ठीक है। आगे बढ़ते अपन। दूसरा केस, दूसरा इंडिपेंडेंट केस इज ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। वही इनवॉइस कब इशू हुई है? 7 सितंबर। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, प्रोविजन सर्विसेज का कंप्लीट हुई 14 अगस्त। तो क्या 14 अगस्त और 7 सितंबर के बीच में 30 दिन कंप्लीट होते हैं? अरे पहले हो जाता है भाई, पहले ही हो जाता है। तो इन दिस केस टाइम से इनवॉइस बन चुकी है। अगर टाइम से इनवॉइस बन जाती है तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। दूसरा, पेमेंट। तो पेमेंट कब हुआ है भाई? पेमेंट हुआ है 28 सितंबर को। तो अर्लियर ऑफ 7 सितंबर और 28 सितंबर, क्या आएगा सर? 7 सितंबर आना चाहिए आंसर। आ जाओ, 7 सितंबर आएगा, सिंस जो इनवॉइस हुई है वो 30 दिनों के अंदर अंदर हुई है और पेमेंट जो रिसीव हुई है अपने को वो इशुएंस के बाद रिसीव हुई है। अगला, अच्छा, ए ने पेमेंट कर दी है, ठीक है, मिस्टर ए कोई है, उन्होंने पेमेंट कर दी अपने को 3 अगस्त को कर दी है, मतलब पहले ही पेमेंट आ गई है। हाउएवर प्रोविजन तो अभी तक के हुआ ही नहीं है, कंप्लीट हुआ ही नहीं है, तो पहले पेमेंट आ गई है तो पहले रिसीव कर, पहले रिसीव कर और पहले पैसा पे कर दे यार, हम तो बहुत भूखे हैं, गवर्नमेंट बोलती है, ठीक है। तो भैया 3 अगस्त आ जाएगा बिकॉज अर्लियर ऑफ द इशुएंस ऑफ इनवॉइस और रिसीप्ट ऑफ पेमेंट। अगला, मिस्टर ए को पेमेंट आई 15 अगस्त को, सॉरी 15 सितंबर को पेमेंट आई, 15 सितंबर को पेमेंट आई है, लेकिन अभी तक के प्रोविजन ऑफ सर्विसेज वाज नॉट कंप्लीटेड येट। मतलब आपने इनवॉइस बना दिया 7 सितंबर को, प्रोविजन अभी तक के कंप्लीट हुआ ही नहीं है सर्विसेज का, तो आपकी वो क्या टाइम से पहले बन चुकी है? हाँ, ऑब्वियसली टाइम से पहले बन चुकी है, ठीक है, ड्यू डेट के पहले बन चुकी है। तो 7 सितंबर और 15 सितंबर जब पेमेंट आपको एक्चुअली मिली है, व्हिचएवर इज अर्लियर, तो क्या आएगा सर? 7 सितंबर आएगा आपका आंसर। आ जाओ, 7 सितंबर
अर्लियर ऑफ द डेट इशुएंस ऑफ इनवॉइस विच इज 7 सितंबर और डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है भाई, ओके। यहां पर आपके इसमें ये लिखा हुआ है, अपन फटाफट इसको भी पढ़ लेते हैं। 13A की बात करिए, 2 की बात करिए, जिसमें बोलता है भाई अगर वो 30 डेज विद इन 30 डेज के अंदर अंदर हो चुका होगा, इनवॉइस इशू हो चुकी होगी, तो भैया अपन क्या लेंगे, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ले लेंगे, नहीं तो फिर डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट ले लेंगे, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अगर इनवॉइस इशू नहीं हुई है विद इन 30 डेज तो उनके इसमें क्या लेंगे अपन, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज मतलब प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, या फिर डेट ऑफ विच इज डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, या फिर डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ओके सर, बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के बात करेंगे भाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली आपका क्वेश्चन यही से ही बनेगा, मोस्टली आपका क्वेश्चन यही से ही बनेगा, इसको आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे। क्या पॉइंट है सर, रिवर्स चार्ज गुड्स के केस में, रिवर्स चार्ज सर्विसेज के केस में। तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 बात कर रहा था एफसीएम गुड्स, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 बात कर रहा था एफसीएम सर्विसेज। अब बात करेंगे हम लोग सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 की। 3 बोले तो आरसीएम, 3 बोले तो आरसीएम। ओके, क्या बोलते हैं सर, पहली बात तो ये जो तू, ठीक है, सॉरी माय बैड, गलत निकल जाता हूं मैं। ओके, गुड्स के केस में सर, गुड्स के केस में क्या बोल रहा है वो, 3 डेट्स देखो। पहला, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। देखो अभी ये सोचो, यहां पर इंपॉर्टेंट आ रहे हैं भाई, सबसे मेन बात यहां पर आपका, यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई किसके लिए जरूरी है, रेसिपिएंट के लिए जरूरी है। ठीक है, रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना दोस्त, तो सब कुछ इजी लगेगा। मेरे को गुड्स रिसीव कब हुए मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बारात कब निकली थी, मेरे घर बारात कब आई है भाई, बारात कब निकली थी फर्क नहीं पड़ता, आई कब उससे फर्क पड़ता है। तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। ठीक है, दूसरा डेट ऑफ पेमेंट, या तो एंटर ऑब्वियसली भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब मैं एंटर करूंगा, या फिर जब मेरे अकाउंट से निकलेगा पैसा। तो जब पैसा गयो या जब पैसे की एंट्री मैंने करी है, मतलब credited in my books of accounts और debited from my bank account, okay, whichever is earlier। और तीसरा 31st day from the issue of invoice by the supplier। देखो अब क्या बोलता है वो, तीन दे दिया। पहला उसने बोला कि सप्लायर ने जब इशू कर दिया ना देखो इनवॉइस, उसके 31 दिन के अंदर अंदर देखो देना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, ऐसे समझो उसको, उसके 31 दिन के अंदर अंदर में देखो देना ही पड़ेगा किसी भी हालत में पैसा हमको रिवर्स चार्ज के अंदर। या फिर दूसरा पॉइंट क्या दे रहे हैं हम, अगर तूने पहले पेमेंट कर दिया तो तूने उसको पेमेंट कर दी तो हमको भी कर सकता है, उसको कर दिया हमको भी कर सकता है तो हमको भी कर दे। ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट ऑब्वियसली बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाली या फिर देने वाली। और तीसरा पॉइंट रिसीट ऑफ गुड्स, जब भी देखो गुड्स मिले, देखो गुड्स मिल गए तो उसका फायदा भी लेने वाला है भाई, तो हमको ही पैसा पहुंचा देना, सिंपल सा पॉइंट। लॉजिक क्या है, व्हिचएवर इज अर्लियर, पहला डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, दूसरा पेमेंट, और तीसरा 31st डे फ्रॉम द सप्लायर्स इनवॉइस। ठीक है, इसको अपन वापस से और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे दोस्त। किधर आया मेरे पास में, गुड्स अंडर आरसीएम। तो पहला कब आता है भाई, जब मेरे पास में गुड्स, देखो यहाँ पे मेरे पास में गुड्स आ गया। ठीक है, गुड्स आ गया मेरे पास में तब रिसीव हो चुका है। दूसरा, जब रेसिपिएंट ने एंट्री पास कर दी होगी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, ठीक है, किसकी, पैसा निकलने की। तीसरा, जब एक्चुअल में डेबिट हुआ होगा। और चौथा, 31st डे फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। ओके, अच्छा, अगर किसी भी केस में मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं हो रहा तो क्या होगा, तो अगर मान लो कि मैंने रिसिप्ट ऑफ गुड्स दिखाया ही नहीं है पहली बात, या फिर उसकी मेरे को इनवॉइस आई नहीं है, या फिर क्या है भाई, यहां पर मेरे को कोई भी पेमेंट मैंने करा ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, जब मैं अपनी किताबों के अंदर, जब गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब गुड्स कहीं तो रिकॉर्ड हो गए ना, तभी तो इसकी बात निकली होगी। इस चीज की बात कब निकली होगी, जब मेरी बुक्स में कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड हो गया, मैंने परचेस दिखाई होगी बस। ठीक है, 2 परचेसेस, कैसे, कुछ नहीं, कुछ समझ में आया। परचेसेस जब मैं दिखा दूं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कि मैंने परचेस करी हुई है, मेरे को गुड्स आए हुए हैं, तब भी हम ले लेंगे। तो 3 ऑप्शंस, 3 में नहीं आए तो फिर चौथा अपने पास में एक और एक ऑप्शन खड़ा है। तो बच के तो नहीं निकल पाओगे भाई, तुम बच के नहीं निकल पाओगे। इसको लेकर के अपने बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट इसको निपटाएंगे भाई और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बोलता है कि भाई टाइम ऑफ सप्लाई बताओ गुड्स के केस में, रिवर्स चार्ज के केस में क्या होगा। ठीक है, तो पहला रिसीट ऑफ गुड्स कब हुई है, 1 जुलाई को ही है। डेट ऑफ पेमेंट कब करी मैंने गुड्स के लिए, 10 अगस्त को करी है। और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ऑफ सप्लायर हुई है 30 जून को और 29 जून को। तो सबसे पहले पता है क्या करना, इसको ना इस तरीके से एक चार्ट में बना लेना। ठीक है, यहां पर इस तरीके से बनाया हुआ है ना, पहला ले लेना डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड कब हुई है, जिस दिन डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड हुई होगी वो ले लूंगा, डेट्स लिख लूंगा वाली सारी। दूसरा, पेमेंट कब करी मैंने, बिकॉज पेमेंट के लिए यहां पर उसने क्या दिया हुआ है, पेमेंट के लिए यहां पर उसने बेसिक अभी तो अपने को सिर्फ पेमेंट ऑफ दिखाया है बस, तो पेमेंट कब करी है मैंने। और तीसरा, इशू कब करिए मैंने इनवॉइस, मेरे को इनवॉइस इशू करने से मतलब है क्या, नहीं, सप्लायर के इनवॉइस इशू करने के 30 दिनों से मतलब है मुझे, 31वें दिन से मतलब है। मैं उन दिनों कंपेयर करूंगा तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा भाई, पहला केस जो है, ठीक है, अपन पहला दिन समझते हैं, फिर अपन
मैं तीसरा और चौथा पांचवा करवाऊंगा, सेकंड वाला थोड़ा इजी केस है, ठीक है। तो देखो 1 जुलाई या फिर 10 अगस्त या फिर 29 जून के 31st डे निकालो, विच विल कम डाउन टू योर 30th जुलाई, ठीक है, जुलाई 30। तो जुलाई 30, जुलाई 1 और अगस्त 10 में क्या जल्दी है? ऑब्वियसली जुलाई 1, तो अपना आंसर आ जाएगा जुलाई 1। दूसरा, मैंने पेमेंट कर दी थी जून 25 को ही, 1 जुलाई को मेरे को रिसीव हो जाए गुड्स, और जुलाई 30 को क्या हुआ, मैंने जुलाई 30 का मैंने वो इनवॉइस वाला दिखाया है। तो उस केस में क्या आएगा, मेरा आंसर वुड बी 25 जून, 25 जून, ठीक है। अब थर्ड वाला इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, थर्ड वाला में अपने को आराम से करेंगे अपन, अभी समझो। थर्ड वाले में क्या बोला उसने, रिसीट ऑफ गुड जो हुई है, मतलब गुड्स जो मेरे को रिसीव हुए वो तो 1 जुलाई को ही हुए, लेकिन यार मैंने क्या करा था ना, एक पेमेंट करी थी 30 जून को, एक पेमेंट कर दी थी मैंने 30 जून को, और दूसरी पेमेंट मैंने करी है 20 जुलाई को। तो क्या मैं 30 जून को पूरा रिकॉर्ड कर लूं या मैं 20 जुलाई को पूरा रिकॉर्ड करूं? तो वो बोलता है अगर आपने 2 भाग में पेमेंट करी है ना, तो आधा आधा करके रिकॉर्ड करो और आधा आधा करके टाइम ऑफ सप्लाई मान करके मुझे पे करो, गवर्नमेंट बोलती है। तो समझो पहले वाला केस क्या हुआ उसके अंदर भाई, पहले वाले केस के अंदर 1 तारीख थी जुलाई 1 तारीख थी 30 जून और 1 तारीख थी जुलाई 30, तो ऑब्वियसली पहले पार्ट के लिए 30 जून विल बी योर आंसर। दूसरे वाले केस में 1 जुलाई और 20 जुलाई और 30 जुलाई, तो 1 जुलाई 20 30, तो ऑब्वियसली दूसरे वाले केस में 1 जुलाई वुड बी योर आंसर, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? सर टीवाईके का थर्ड वाला क्वेश्चन है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा फास्ट हो रहा है तो भैया इसको पॉज करो, खुद वो टीवाईके निकालो, क्वेश्चन नंबर 3 करो, उससे फटाफट निपटा दोगे भाई, तुम फटाफट निपटा दोगे, ठीक है। अपन ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिया अभी पहले ही। अच्छा, चौथा वाला पॉइंट, जुलाई 5 को रिसिप्ट हुआ गुड्स, पेमेंट जो एंटर करिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कब एंटर करिए, 28 जून को, लेकिन डेबिट कब हुआ है 30 जून को। तो अगर तुमने पेमेंट पहले एंटर कर दी है, और यहाँ पे तीसरा वाला पॉइंट क्या, सॉरी 1 जून, तो 1 जून का 30 दिन का कंप्लीट हो गया मेरे भाई, देख लेते हैं वो भी 1 जून के 30 दिन का कंप्लीट हो रहे हैं, जुलाई 2। तो ऑब्वियसली यार आप खुद यहाँ पर अपने देखो 5 जुलाई 2 जुलाई और 28 जून 30 जून, तो ऑब्वियसली आप कौन से लोगे, 28 जून लोगे, बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाली एंट्री या फिर एक्चुअल डेबिट विच एवर इज अर्लियर, तो एक्चुअल डेबिट इज सॉरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एंट्री इज अर्लियर। फिर यहां पर अपना वाला केस आ जाएगा भाई जुलाई 1, या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री गई 30 जून को, लेकिन एक्चुअल में डेबिट हुआ 26 जून को और जून 29, तो ऑब्वियसली जून 29 वुड बी जुलाई 30th, और इस कारण से योर 26 जून वुड बी योर आंसर। यहां पर भी जल्दी से देख, 1 अगस्त 10 अगस्त और जुलाई 30, तो आंसर वुड बी योर जुलाई 30, राइट, जुलाई 30 और 26 ऑफ जून। इसी के साथ में अपना ये वाला जो क्वेश्चन है पूरा पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। अपन ने सारी बातें कर ली इसके अंदर बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये मई वाले सारे क्वेश्चंस पड़े हैं मेरे पास में, ओके ओके ओके, ठीक है, समझ में आया, अपन ने क्वेश्चन भी कर लिया। अब भाई आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मेजरली अगर इस पर ना भी बने ना क्वेश्चन तो इस पर तो बनना है। क्या बोलता है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ अ रिवर्स चार्ज बेसिस, मतलब 13 सबसेक्शन 3 बात करता है भाई किस बारे में, कि क्या होगा अगर आप रिवर्स चार्ज बेसिस पर टैक्स पे करने वाले हो, रेसिपिएंट टैक्स पे करने वाला है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, किस केस में, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में। तो उस केस में क्या भाई, लॉजिक से चलेंगे अपन तो आपको समझ में आएगा। उस केस में क्या हुआ, उसने बोला कि जिस भी दिन आपको सप्लायर का इनवॉइस आ जाए उसके 61वें डे तक के तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगी, ठीक है। आपको उसके 61वें डे तक के तो पेमेंट करना ही पड़ेगी, या उसके पहले कब कर सकते हो, जब आप एक्चुअल में उसको पैसा पे कर दो, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब आप एंट्री पास करो, या फिर डेबिट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। 2 केस तो ये हो गए, 3 केस अपन ने समझ लिया यहाँ पे। पहला क्या है भाई, एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट, दूसरा पेमेंट की एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और तीसरा क्या है, 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, मतलब 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, मतलब 61 दिनों के अंदर तो तेरा पे हो ही जाना चाहिए। तू हमको तो पे कर ही देगा, अगर मान ले तो सब उसको पैसा रोक के बैठा है, तू पेमेंट रोक के बैठा है, हमको फर्क नहीं पड़ता, तू पेमेंट रोक के बैठ भाई, मैं देखो 60 दिन की मोहलत दे रहा हूं, 61वें दिन पर तो देखो पे करना ही पड़ेगा मुझे, गवर्नमेंट को, मेरा हिस्सा। समझ में आया, विच एवर इज अर्लियर, ओके। मान लो कि मारा वाजे का पण अवेलेबल नहीं, मेरे पास में ना इसकी इनवॉइस आई सप्लायर की, मेरे पास में ना सप्लायर की इनवॉइस आई, ना मेरे को ये डेट ऑफ पेमेंट पता, ना मैंने पेमेंट करी, तो उस केस में क्या होगा भाई, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस,
इफ इशूड बाय द रेसिपिएंट। अगर रेसिपिएंट, मान लो कि भाई ये सप्लायर इनवॉइस बनाता ही नहीं है, तो मैं क्या बनाता हूँ, सेल्फ जनरेटिंग इनवॉइस बनाता हूँ खुद के लिए। मैं क्या बनाता हूँ, एक सेल्फ इनवॉइस बनाता हूँ, ठीक है, मैं खुद को इनवॉइसिंग करता हूँ, मैं खुद को इनवॉइसिंग करता हूँ। तो भैया क्या होगा, अगर मैं खुद को इनवॉइसिंग कर रहा हूँ, तो इन दैट केस जब मैंने खुद को इनवॉइसिंग करी है, तो डेट ऑफ इनवॉइस, द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रेसिपिएंट टू हिमसेल्फ, वो देखा जाएगा। तो डेट ऑफ इनवॉइस बाय द रेसिपिएंट टू हिमसेल्फ, वो देखा जाएगा। और ये कब होना चाहिए भाई, तो ये एज पर 31 ही प्रोविजन के हिसाब से ही चलता है। 31 का प्रोविजन अपने को बोला था 30 डेज के अंदर, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के 30 डेज के अंदर अंदर आपको करना पड़ेगा। तो दिस इज नॉट प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, दिस इज ऑफ रिसीविंग ऑफ द सर्विसेज, ठीक है। ओके सर, समझ में आया आपको क्या क्या बोलना चाह रहा है वो? ओके सर, बात समझ में आ गई मेरे को। ओके ठीक है। अगर मान लो कि अबाव केसेस के अंदर असर्टेनेबल नहीं है, अबाव दोनों भी केसेस के अंदर, बीट गुड्स वाला बीट सर्विसेज वाला, अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। रेसिपिएंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब भी वो बताएगा कि हाँ मेरे को सर्विसेज तो रिसीव हो गई है, सर्विसेज रिसीव हो गई है, ये जब भी बता दोगे आप, उस दिन को मैं मान लूंगा, ठीक है, उस दिन को मैं मान लूंगा। अगर आपको इनवॉइस नहीं आई सामने वाले की, अगर आपने पेमेंट नहीं करी अभी तक के, अगर आपने सेल्फ जनरेटिंग इनवॉइस नहीं बनाई अभी तक के, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। मैं देखूंगा कि आपने अपनी किताबों के अंदर कब दिखाया है कि आपको रिसिप्ट हो चुकी है सर्विसेज, मैं उसको पकड़ लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनाते हैं भैया, बहुत सिंपल सा केस है। क्या बोलता है सप्लाई वाले केस के अंदर, पहला मैं देखूंगा पेमेंट, डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट, मतलब रेसिपिएंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब पेमेंट रिकॉर्ड हुई है, पहला वो देखूंगा। दूसरा, कब डेबिट हुआ है उसके अकाउंट से, कब पैसा बाय बाय हुआ है, सही में निकला है, वो देखूंगा। और तीसरा, 61st डे फ्रॉम द इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, सप्लायर की इनवॉइस देखूंगा, ठीक है। अगर कुछ भी मैं किसी भी तरीके से नहीं निकाल पा रहा हूं, तो देखूंगा कि रेसिपिएंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी एंट्री कब करी हुई है, रेसिपिएंट ने कब करी है सप्लाई मिलने की एंट्री, ठीक है। सप्लाई मिलने की एंट्री रेसिपिएंट ने कब करी हुई है, आखिरी एक पॉइंट पे देखूंगा मैं, वो देखूंगा। ओके सर, बात कर लेते हैं आगे जाकर के भैया, आगे जाकर के हम लोग बात करने वाले हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस फटाफट इसके कर लेते हैं, बिकॉज इसके क्वेश्चंस के अंदर ही मजा है, जो कुछ मजा है भाई, ठीक है। 61st डे निकालने में भाई बहुत पिक्चर होगी, मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से आप निकालोगे। तो उसके लिए क्या करना है ना, फॉर एग्जाम्पल आप जिस भी महीने में हो, ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे इस केस में जून का महीना है, तो जून में 30 दिन होते हैं, तो 29 माइनस 30 करना, मतलब 30 माइनस 29 करना, ठीक है। 29 माइनस 30, एक बचा, इसमें ऐड कर देना अगले महीने के पूरे पूरे दिन, 31 डेज ऐड कर लेना, विच इज 32। तो टोटल दिन कितने हो गए, 32, इसमें से माइनस कर देना 61, तो 61 माइनस 32 कर देना, जितना भी बचा हुआ दिन होगा, विच शुड बी योर 29। तो 29 वाले केस में, ठीक है, राइट है ना, तो 29 ऑफ नॉट द नेक्स्ट मंथ बट नेक्स्ट का नेक्स्ट मंथ, मतलब अगस्त, जून के केस में, अगर ये जून है तो अपने केस में क्या हो जाएगा, ये अपने केस में हो जाएगा अगस्त। इस तरीके से आप निकाल, क्या बोले डॉक्टर साहब, समझा कि नहीं आपको, ये बताओ पहले तो, समझा कि नहीं? एक और अच्छे समझा दो, दूसरे को केस लेकर के अभी अपन बात करते हैं। चलो, इसमें बोला भैया मेरे को बताओ आरसीएम के केस में कैसे क्या निकलेगा, जीएसटी रिवर्स चार्ज वाले केस में बताओ। तो पहला पॉइंट, मेरे को दो चीजें देखनी है, कब पेमेंट हुई और इशू ऑफ इनवॉइस के 61st डे, ठीक है। तो अगस्त 10 को पेमेंट हुई है और जून 29 को इनवॉइस इशू हुई, तो इनवॉइस इशू के 61 डेज कब कंप्लीट हो रहे हैं, 29, तो 29 और अगस्त 10 विच एवर इज अर्ली है, तो मेरा आंसर आएगा भाई अगस्त 10। दूसरा, अगस्त 10 और जून 1, अब जून 1 से अपन देखेंगे, तो मेरे वापस से वो एग्जांपल लेते हो आपको, 30 माइनस 1, मतलब यहाँ पे 29 डेज बाकी है, ठीक है, प्लस अगले महीने के पूरे 31 डेज कर लूंगा, तो ये हो जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 60, और यहाँ पर आ जाएगा 60 माइनस 61 करूंगा तो एक दिन बचेगा, तो 1 अगस्त की बात हो रही है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 1 अगस्त की बात हो रही है, राइट। तो भैया 1 अगस्त और 10 अगस्त विच एवर इज अर्लियर करने में मेरे को क्या मिलेगा, 1 अगस्त मिलेगा। तीसरा, अच्छा पार्ट पेमेंट हुई है भाई 30 जून को और अगली पार्ट पेमेंट हुई है 1 सितंबर को, तो मैं पहले निकालूंगा ये 29 जून के लिए। 29 जून के लिए क्या बना था भाई, 29 अगस्त बनेगा, तो आप ये भी निकालो। 30 जून, तो जो पहला पार्ट होगा उसकी डेट आएगी 30 जून, बिकॉज 30 जून और 29 अगस्त विच एवर इज अर्लियर। दूसरे पार्ट के लिए 1 सितंबर और 29 अगस्त विच एवर इज अर्लियर, तो 29 अगस्त वुड बी योर आंसर। तो दो आंसर आएंगे, 30 जून, 29 अगस्त, एक 30 जून आएगा और एक 29 अगस्त आएगा, ठीक है। अगला, फिर वही वाले बात है भाई, पेमेंट कब हुई है, पेमेंट एंटर हुई थी 28 जून को, लेकिन बैंक में पैसा आया 30 जून, तो मेरा आंसर वुड बी 28 जून, बिकॉज जून 1 का 61 डेज कंप्लीट हो गए 1 अगस्त को,
राइट। तो इसके लिए मैं क्या ले लूंगा, 28 जून ले लूंगा। इस केस में 30 जून 26, तो ऑब्वियसली माय आंसर वुड बी 26 ऑफ जून, बिकॉज रेसिपिएंट के अकाउंट से डेबिट हुआ है 26 ऑफ जून को। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। यस सर, आगे बढ़ते हैं। यस, अपन ने सर्विसेज वाला भी कर लिया है। अब मेरे हिसाब से भाई सर्विसेज के अंदर आपको मेजरली ना ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो कि अपन आराम से कर चुके हैं। मेरे पास में क्या कोई और क्वेश्चंस बचे हैं, मैं देख लेता हूँ एक बार। यहाँ पर मेरे ये वाले हो चुके हैं सारे, इधर भी सारे के सारे हो चुके हैं। ओके, आई थिंक अपना सब कुछ हो चुका है। अब बस आखिरी दो टॉपिक और फिर उसके बाद में हम लोग बढ़ेंगे सारे ही क्वेश्चंस करने पे। ओके भाई, आखिरी टॉपिक पे आ रहे हैं अपन लोग। आखिरी 2-3 टॉपिक्स बाकी है, फटाफट वो भी कर लेंगे और अपना पूरा चैप्टर वुड भी कंप्लीट है। उसके बाद अपन फटाफट सारे क्वेश्चन निपटाएंगे, मजा आ जाएंगे अपने को भाई। पहला पॉइंट, अगला पॉइंट, सॉरी पहला नहीं, अगला पॉइंट सामने आ रहा है भाई। इट इज नथिंग बट योर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। आपको पता होगा कि जब भी आप इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करवाते हो तो उसमें बहुत वेरियस टाइप ऑफ केसेस होते हैं। उसमें से एक केस का भी अपन डिस्कशन कर रहे हैं। वो बोल रहा है फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करवा रहा हूं फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइजेस। भैया आपको पता होगा कि जब भी मैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करवाता हूं अपने एसोसिएट एंटरप्राइजेस से, जब भी मैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करवाता हूं अपने एसोसिएट एंटरप्राइजेस से, तो मैं क्या देखता हूं सर, मैं देखता हूं डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। मतलब अगर मैंने कुछ भी सर्विसेज इंपोर्ट करी है, मेरा रिलेटेड पर्सन रहता है आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये है एनआरआई फॉर एग्जांपल, और मैं पीएस, मैंने इससे कुछ सर्विसेज इंपोर्ट करवाई, तो हमको पता है कि भैया ये विद कंसिडरेशन हो विदाउट कंसिडरेशन हो, बी इट विद कंसिडरेशन बी इट विदाउट कंसिडरेशन, अगर ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हुआ है तो इसको मैं क्या मानता हूं, तो इसको मैं मानता हूं सप्लाई। हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, वेदर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस, सॉरी वेदर फॉर कंसिडरेशन हो या ना हो, लेकिन अगर ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हुआ है तो मैं इसको क्या मानता हूं, मैं इसको एक सप्लाई मानता हूं। हमने पूरा उसका चार्ट हमने पढ़ा था, अगर आपको नहीं याद है तो भैया ऊपर आई आइकन के अंदर मैंने बढ़िया तरीके से क्या करवाया हुआ है, आप देखना, लिंक मैंने डाली हुई है, वहां पर सप्लाई की लिंक डाली है भाई, सप्लाई अंडर जीएसटी की, और बहुत प्यार तरीके समझाया हुआ है अलॉन्ग विद ऑल द क्वेश्चंस। मजेदार, मजा आएगा आपको पढ़ने के अंदर उसमें। ओके, बात कर लेते सर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में। अगर मैं ये वाला केस कर रहा हूं तो इस केस में पुनीत ने अपने किताबों में एंट्री कब डाली है, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और पेमेंट मेड व्हिचएवर इज अर्लियर, जो भी अर्लियर होगा वो तेरा आंसर होगा। बहुत इजी, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर मैं बात करूं सर किसी भी और रेसिडुअल केस के अंदर, मतलब सेक्शन 12(5) बोलो या सेक्शन 13(5) बोलो, दोनों में बात करते हैं रेसिडुअल केसेस की, मतलब जो बचे हुए केसेस हैं उनके बारे में बात करता है। पहले बोलता है भाई अगर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर अपन कर रहे हैं रेसिडुअल केसेस के अंदर, तो देखो अगर इसमें ऐसा केस है जहां पे पीरियोडिकल रिटर्न जाते हैं, मतलब पीरियड वाइज रिटर्न जाते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यार ये पर्टिकुलर केस है, चाहे एफसीएम का हो चाहे आरसीएम का हो, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि इसमें करना क्या है। तो उस केस में क्या करूंगा, अगर पीरियोडिकल रिटर्न फाइल होते हैं तो भैया ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग सच रिटर्न, जो भी उस रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट होगी उसी दिन को आप सप्लाई का मानो, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग सच रिटर्न को वो मानो, क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई मानो, और भैया हमको पे कर दो, पहला पॉइंट। दूसरा, कोई भी और केस होगा तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, जिस दिन आप पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हो मैं उसी दिन को मान लूंगा कि टाइम ऑफ सप्लाई था, मतलब आप पैसा पे कर दो यार। इन शॉर्ट आप पैसा पे कर दो, अगर पीरियोडिकल रिटर्न जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिस दिन उसकी ड्यू डेट आएगी उसी को ड्यू डेट को मैं टाइम ऑफ सप्लाई मानूंगा, उसी दिन आप मेरे को पेमेंट कर देना। दूसरा, अगर पीरियोडिकल भी नहीं हो आप, अगर आप पहली बार किसी कारण से आपको आना पड़ रहा है, इस केस में किसी कारण से आपको पे करना पड़ रहा है, आपको तो पे करने की जरूरत भी नहीं थी, कुछ था ही नहीं, कुछ रेसिडुअल केस में हो आप, तो उस केस में क्या आएगा सर, उस केस में आपको जिस भी दिन आप पेमेंट करोगे मैं उसी दिन को टाइम ऑफ सप्लाई मान लूंगा। मैं आपसे ना इफ्स एंड बट्स कुछ भी नहीं करूंगा, मैं आपको ये भी नहीं करूंगा कि भाई मेरे को लेट फीस पे करो, बिकॉज जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हो मुझे, जिस दिन आप टैक्स पे कर रहे हो उस दिन को मैं टाइम ऑफ सप्लाई मान रहा हूं। ठीक है, अगला, अगर मान लो, ये हम लोगों ने बात करी थी भाई जब हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई करा था, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर अपन ने बात करी थी इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी के वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए कि अपन ऐड करते नहीं करते, इसका क्या क्या करते हैं वो अपन ने बात करी थी। वीओएस का पूरा अभी 2 दिन पहले ही मैंने डाला हुआ है भाई, रिवीजन वीडियो, बहुत प्यारा वीडियो है, जाओ उसको भी जाके चेकआउट करो, मजे आ जाएगा आपको उसको पढ़ने के अंदर भी। बात कर लेते हैं भाई टाइम ऑफ सप्लाई फॉर एडिशन इन द वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी। सर टाइम ऑफ सप्लाई कब आता है, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी का फॉर द डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। तो देखो पहली बात, देखो इंटरेस्ट जो होता है भाई, अगर किसी भी लोन के ऊपर है तो वो जीएसटी में आता ही नहीं है, लेकिन अगर इंटरेस्ट है किसी भी नॉन पेमेंट को लेकर के, डिले ऑफ पेमेंट को लेकर के, और ये जिस डिले की बात हो रही है अगर ये जीएसटी में आता है
तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी जीएसटी आएगा। अगर इस डिले पर जीएसटी आता है, जिसकी डिले की, गुड्स की डिले की बात कर रही है, अगर उस पर जीएसटी आता है तो इस पर भी जीएसटी बनेगा। लेकिन कब बनेगा, कितना बनेगा तो छोड़ दो, कब बनेगा तो भैया उसका टाइम क्या होगा, प्राइमरी सप्लाई की डेट, फिर तो बहुत टाइम हो जाएगा। मतलब साला वो इंटरेस्ट भी पे करे और इंटरेस्ट के हिसाब से वो जीएसटी भी पे करे, ये तो पागल बनती है। ये इतना करवा के तो मतलब नहीं है। तो सरकार बोलती है देखो वो पहले ही इंटरेस्ट पे कर रहा है बेचारा, हमको दया आ रही है उसके ऊपर, एक काम करते टाइम ऑफ सप्लाई क्या रखेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई रखते हैं जिस दिन the time of supply would be the date on which supplier actually receives this addition in value। हमको फर्क नहीं पड़ता तो उसको क्या क्रेडिट नोट दे रहा है, क्या दे रहा है, आई डोंट केयर ब्रो, डेबिट नोट क्रेडिट नोट तो क्या दे रहा है हमको फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन देखो एक्चुअली पैसा आएगा तो उस दिन उसका शेयर हमको दे देना, तो थोड़ा बहुत पैसा हमको भी दे देना उसमें से, ठीक है। तो क्या आएगा सर, टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी नथिंग बट जब देखो एक्चुअल में एडिशन इन वैल्यू होगा, जब देखो एक्चुअल में कंसिडरेशन मिलेगा। ओके यस सर। अब बात कर लेते हैं सर, ये एक मेरे को एक पीवाईक्यू दिख रहा है, वो फटाफट अपन सामने सामने बैठे तो कर लेते हैं। क्या बोल रहा है सर, मिस्टर अनंत एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है भाई, जिसने रेंट पर लिया हुआ है कमर्शियल बिल्डिंग को, ठीक है, फ्रॉम मेसर्स एबीसी एंड कंपनी, एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है ये, ठीक है। एबीसी एंड कंपनी जो है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है अंडर द जीएसटी इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 24 फर्म ने पे करा हुआ है, पेड द रेंट बाय नेफ्ट, कितने का, कब पे करा है, सॉरी ऑन 29 को उन्होंने रेंट पे करा है, मतलब एक्चुअल में पैसा बाहर निकला है, ठीक है। अभी ये बात किसकी हो रही है समझो, पहली बात तो बात हो रही है किसके बीच में, एबीसी और अनंत के बीच में, एक कमर्शियल बिल्डिंग के रेंट को लेकर के, ठीक है, रेंट को लेकर के। तो हमको पता है सर ये वाला केस तो काय का है सर, ये वाला केस तो आरसीएम का है, लायबिलिटी किसकी है सर, इसकी लायबिलिटी है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो मैं किसकी बात करूंगा सर, सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर आरसीएम, मतलब 13 सबसेक्शन 3 की बात करूंगा सर। 13 सबसेक्शन 3 बात करता है सर इनवॉइस 61 डेज और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। तो मेरे को यहां पर तो सर दिख रहा है कि ये पेमेंट की डेट हो गई। वेरस इनवॉइस कब इशू हुई थी, इनवॉइस मिस्टर अनंत ने एडवांस में इशू कर दी थी, कब, 25 नवंबर। अरे भाई 25 नवंबर से अगर मैं अभी और 61 दिन ढूंढने जाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, दिसंबर जनवरी चला जाएगा। अभी मेरे को सामने सामने क्या दिख रहा है, मेरे को सामने सामने 29 नवंबर दिख रहा है। तो क्या आंसर आएगा भैया, 29 नवंबर वुड बी योर आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, यस सर। अब बात कर लेते हैं हम लोग, क्या ये वाला क्वेश्चन कर ले, चलो भाई ये वाला पीवाईक्यू अभी लास्ट अटेम्प्ट में ही आया हुआ है, फटाफट इसकी बात कर लेते हैं। देखो ये वाला भी आपका काय के ऊपर है भाई, एबीसी एंड कंपनी एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है भाई, जिसके ऑपरेशंस काय में है, केरला के अंदर है, ठीक है। उन्होंने पेमेंट ओके, एविजन कंपनी नॉर्मल अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, लेकिन उन्होंने एडवांस पेमेंट करी है, पेमेंट ऑफ एडवांसेस अमाउंटिंग टू 1.5 लाख, कितने का सर, 1.5 लाख रुपए का एडवांस पेमेंट करा हुआ है। के ट्रांसपोर्ट कौन है भाई, मेरा जीटीए है। जीटीए मतलब सर क्या है ये, आरसीएम वाला केस है। कौन सा वाला केस है सर, आरसीएम वाला केस है। आगे बढ़ते हैं, कब पेमेंट करी है आपने, 5/8 मतलब 5 अगस्त 2025 को आपने पेमेंट करी है। बैलेंस पेमेंट ऑफ 2.5 लाख, मतलब टोटल कितना, 4 लाख का पूरा कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें से जो 2.5 लाख बाद में करे हुए अपने पेमेंट का पेमेंट करिए उसकी 10/11/2025 को आपने एक्चुअल में उसकी पेमेंट करी है। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द केसेस ऑफ इनवॉइसेस रेज्ड बाय द सप्लायर। अब मान के चलो कि इनवॉइसेस कब कब रेज हुई है, फॉर एग्जांपल पहले केस में इनवॉइस रेज हुई है 5/9 मतलब 5 सितंबर को, दूसरे केस में हुई है 15 सितंबर को। तो बताओ आपका आंसर क्या होगा इसके हिसाब से, क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, इनवॉइसेस आर रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय द सप्लायर, इनवॉइसेस सप्लायर को इशू करना चाहिए, लेकिन सप्लायर ने, द सप्लायर हैज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे द टैक्स अंडर द जीटीए, और इसी कारण से भाई ने अभी शायद हो सकता है कि अपनी इनवॉइसेस इशू तो हुई है वैसे, लेकिन उसने वैसी वाली इनवॉइसेस इशू नहीं करी है, ठीक है। वो बोल रहा है कि भैया मैं फॉरवर्ड चार्ज में नहीं पे करने वाला हूं, देखो आरसीएम में पे करना पड़ेगा, किसको, एबीसीएन कंपनी को। लेकिन यार एबीसीएन कंपनी जो है वो तो अनरजिस्टर्ड है, तो क्या होगा, तो क्या यहाँ पे बनेगा ही नहीं कुछ भी, जीएसटी नहीं बनेगा। एबीसी अनरजिस्टर्ड है विच इज सप्लायर को पे करना चाहता आरसीएम वाले केस में, बिकॉज के ट्रांसपोर्ट तो बोल रहा है भैया मैं जीएसटी पे ही नहीं करता हूं, मैं तो जीटीए हूं, मैं तो जीएसटी पे ही नहीं करूंगा। तो पूरी लायबिलिटी किसके ऊपर है, अभी सप्लायर के ऊपर है, लेकिन जो सप्लायर है, सॉरी रेसिपिएंट के ऊपर है, जो रेसिपिएंट है एबीसी लिमिटेड वो तो खुद अनरजिस्टर्ड है। तो क्या होगा, तो इस केस में अपन बात करेंगे सर, यहां पर आ जाओ। पहला, the tax on the services supplied by GTA in respect of the transportation of goods by the way of road is payable under the reverse charge
सिंस द सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड टू अ पार्टनरशिप फर्म, किसको पे करी जा रही है? पार्टनरशिप फर्म को पे करी जा रही है। और दूसरा, जीटीए ने क्लियरली बोला है कि भैया मैं तो ऑप्ट ही नहीं करने वाला हूं टैक्स टू पे अंडर द फॉरवर्ड चार्ज, मतलब तेको ही रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा। तो सर इस केस में होगा क्या? जीटीए जो बंदा है सप्लायर, वो खुद भी तो उसने वो भी तो रजिस्टर्ड है, तो मानता हूं, यहां पे बात करता है वो कि हाँ भाई सिंस माना जो पार्टनरशिप फर्म है वो अनरजिस्टर्ड है और टैक्स पेबल रिवर्स चार्ज बेसिस पर है, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा भैया? पार्टनरशिप फर्म को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये भी पॉइंट ठोक करके आना। रजिस्ट्रेशन का पॉइंट है, सेक्शन 24 का पॉइंट है, आप पढ़ना 24 के अंदर लिस्ट है, उसमें से एक पॉइंट है भैया, अगर आपके ऊपर आरसीएम बन रहा है तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ पेइंग द आरसीएम, बट आपको करवाना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगा था, बिकॉज उसके अंदर ये वाला पॉइंट भी बढ़िया है। आपका टेस्ट क्या करना जा रहा था? वो 13 सबसेक्शन 3 टेस्ट करना था, उसने टेस्ट कर लिया 24 भी। ठीक है, आ जाओ, और ये लिख कर आओगे तो मजा आ जाएगी, मतलब समझ रहे हो? अभी कोई चेक करने वाला है, उसको दिख रहा है बाकी लोगों ने 13 सबसेक्शन 3 को कोट करा हुआ है, आप अकेले बंदे आए हो जिसने आकर के 24 भी कोट करा है, भाई मजे आ जाएंगे उसको, समझो तुम जरा। ठीक है, ओके। तो भैया सिंपल सा पॉइंट है, रिवर्स चार्ज के बेसिस में क्या होता है? दो चीजें देखते हैं अपन, डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट या फिर 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो अपने को पता है दो केसेस थे। पहला केस क्या था सर? पहला केस था इस 1.5 लाख का, दूसरा केस था इस 2.5 लाख का। ये जो 1.5 लाख पे करे थे, तूने 1.5 लाख कब पे कर देते भाई? तूने 1.5 लाख पे करे थे 5/8 को, मतलब अगस्त में पे कर दिए। इनवॉइसेस कब बन रही है दोनों भी केसेस में? 9, मतलब क्या? सितंबर में बन रही है। तो भैया इन एनी केस डेट ऑफ पेमेंट चाहे 5/9 हो 15/9 हो, यहां पे तेरा डेट ऑफ पेमेंट ही तेरा क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई होगा। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली तेरे 61 डेज तो कभी पास ही नहीं हो गए भाई, तेरे इनवॉइस बनने के भी पहले पेमेंट हो चुकी है, तो 1.5 लाख की तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इस 2.5 लाख की, अगर मान लो कि मैं बात करता हूं 2.5 लाख की, तो भैया डेट ऑफ पेमेंट 2.5 लाख की कब हुई थी? उसकी पेमेंट हुई थी 10/11 को, और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस की इशू डेट क्या थी? 5/9। तो भैया मेरे पास में आ गया 61st डे विच इज 5/11, तो 5/11 और 10/11 विच एवर इज अर्लियर, तो मेरा आंसर वुड भी 5/11। लेकिन अगर वही ये 15/9 होता तो 61st डे आता 15/11 को, और उसके हिसाब से कंपेयर करता मैं 10/11 से, तो ऑब्वियसली मेरा 10/11 पहले आता, तो 10/11 वुड बी योर टाइम ऑफ सप्लाई, इज द टाइम ऑफ सप्लाई। ओके सर, इसी के साथ में अपना ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन मेरे पास में 2 आरटीपी के और क्वेश्चंस पड़े हैं भाई, वो भी करेंगे फटाफट। 2 आरटीपी के क्वेश्चंस पड़े हैं, वो भी फटाफट से अपन कर लेते हैं। आ जाओ। एक एकदम रिसेंट वाली आरटीपी का क्वेश्चन है भाई, आरटीपी मई 2026 का। अच्छा, ऑल्सो इसी की बात निकली तो मैं बोल देता हूँ आपको, मेरा मन कर रहा है बहुत ज्यादा, अंदर से मेरे मन से आ रहा है कि यार मैं आपको आरटीपी मई 2026 फॉर जीएसटी पूरी करवा दूं। मेरा बहुत मन कर रहा है, आप बताओ करवाओ नहीं करवाओ, आप जो बोलोगे वैसा करेंगे। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट दोस्त, मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको बहुत सारे मॉडल टेस्ट पेपर भी करवाते चले जाऊं, जीएसटी वाला पोर्शन, ताकि आप सिर्फ एक बार बैठो मेरे साथ में, लैपटॉप पर मेरी वीडियो लगाओ या फोन पर मेरी वीडियो लगाओ, साथ में मॉडल टेस्ट पेपर भी आप सॉल्व करते चले जाओ मेरे साथ साथ, मजा आ जाएगी भाई। ओके चलो आ जाते हैं अपन लोग। ओके, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा इन द फॉलोइंग केसेस। अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, 2 केसेस, उनमें बताना टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। चलो पहला, जानवी इवेंट मैनेजमेंट जो है भाई रजिस्टर्ड फर्म है, इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। ओके, मिस्टर जसबीर जो है भाई उसने हायर करा हुआ है जानवी इवेंट मैनेजमेंट को। कब हायर करा हुआ है भाई? 1 फरवरी 2025 को उन्होंने हायर करा। ठीक है, टू ऑर्गेनाइज अ मैरिज फंक्शन टू बी हेल्ड ऑन 14th। तो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज तो कब होगा भाई? ये हो गया तेरा प्रोविजन, कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज। ठीक है, अब टोटल कंसिडरेशन था 3 लाख रुपए का। मिस्टर जसबीर ने 25,000 रुपए पे कर दिया है एज एन एडवांस ऑन 4 फरवरी, मतलब 4 फरवरी, मतलब प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के भी पहले पे कर दिया। मेसर्स जानवी इवेंट मैनेजमेंट जो है भाई, उन्होंने इशू करा है बिल, कितने का? 3 लाख रुपए का। कब इशू करा है? 12 मार्च को इशू करा है। 14 फरवरी को आपने सर्विसेज दे दी थी, 12 मार्च को आपका इनवॉइस इशू हुआ है, और जसबीर ने जो बाकी का बचा हुआ 275 है वो 20 मार्च को जाकर के पे करा है। ओ, तो बताओ क्या होगा? तो यहां पर आए अपन लोग भाई, टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा समझो। टाइम ऑफ सप्लाई होता है भैया, सिंपल सा पॉइंट है, इज द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अगर इनवॉइस इशू हुई है 30 दिनों के अंदर अंदर ऑफ द डेट ऑफ सप्लाई, या फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर होता है। फॉर द 25,000 रुपए तो अपने को फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज प्रोविजन ऑफ सर्विस के, प्रोविजन ऑफ सर्विस कब था? शादी कब थी? शादी थी भैया 14 तारीख को, 14 फरवरी को शादी थी, उसने तो 4 तारीख को ही 25,000 रुपए एडवांस में पे कर दिया। तो एडवांस में पे करे हुए 25,000 के लिए तो भैया क्या होगा? 4 तारीख को ही मैं क्या मान लूंगा? टाइम ऑफ सप्लाई मान लूंगा। लेकिन ये जो 275 है ना, यहां पर पूरा गेम है। क्या बोलता है भैया? इज द डेट ऑफ इशू, ठीक है, द टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी
समझो 14 फरवरी से लेकर के 12 मार्च, ये 30 दिनों के अंदर अंदर आपने इनवॉइस दे दिए, 30 दिनों के अंदर अंदर आपने इनवॉइस दे दिए। अब क्योंकि आपने 30 दिनों के अंदर अंदर इनवॉइस दे दिया, तो अपन दो चीजें देखते हैं भाई, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और पेमेंट। पेमेंट कब हुई थी इसकी? पेमेंट इसकी हुई थी भाई साहब, आ जाओ, अपन ने देखा था ना पेमेंट कब हुई थी इसकी, 20 मार्च को पेमेंट हुई है और 12 मार्च को इनवॉइस बन गई है। इनवॉइस 30 डेज रूल को पार करती है, तो 30 डेज वाला मतलब 12 मार्च और 20 मार्च विच एवर इज अर्लियर, तो अपना आंसर वुड बी अर्लियर, मतलब कि 12 मार्च। तो उसने यहाँ पे आखिरी में क्या लिखा हुआ है, लास्ट पॉइंट इज बेसिकली टीओएस वुड बी योर 4 फरवरी 25,000 के लिए, और 275 के लिए वुड बी योर 12 मार्च। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। यस, पॉइंट नंबर 2 बात करते हैं भाई। पॉइंट नंबर 2 बात कर रहा है, ओहो हो, दूर से ही मुझे जीटीए दिख गया भाई, जीटीए वाइस सिटी, जीटीए वाइस सिटी। ठीक है भाई, तो आपने जो श्रवण, ओहो श्रवण कुमार, भाई क्या ही रेफरेंसेस है, मतलब आज तो मजा ही आ जा रही है। ठीक है, तो मिस्टर श्रवण कुमार एक रजिस्टर्ड पर्सन है जिन्होंने सर्विसेज ली है, दिस इज द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ली हुई किससे? लॉन्ग वे, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो गाइस। ठीक है, लॉन्ग वे टेम्पो सर्विसेज, ओ भाई लॉन्ग वे बोलने में टेम्पो बोल देना, इससे मजे आ गए। ठीक है, टेम्पो सर्विसेज जीटीए से ली हुई है रजिस्टर्ड पर्सन से 1 जनवरी 2025 को। 1 जनवरी 2025 को क्या लिया इसने? सर्विसेज ली हुई है, अवेल करी हुई है ऑफ टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स फ्रॉम गुड़गांव टू फरीदाबाद। मेसर्स, इन्होंने क्या करा? इनवॉइस इशू करा है 30,000 रुपए का। ऑन कब इशू करा? सप्लायर ने कब इशू करा है इनवॉइस? 2 जनवरी को इशू करा है। 2 जनवरी को आपको इशू करा, रिसिप्ट आपको ये सर्विसेज 1 जनवरी को। मिस्टर श्रवण कुमार ने 30,000 का जो है, 30,000 के लिए जो चेक इशू करा, वो इशू करा है इसने 18 फरवरी को, और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 19 फरवरी को दिखाया। तो 61st डे और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। आ जाओ, सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन जीटीए जो होता है भाई, उसके ऊपर आरसीएम लगता है। ठीक है, अच्छा, एंड टाइम ऑफ सप्लाई जो होगा इसका आरसीएम का इज द अर्लीस्ट ऑफ 2-3 दिन पहला। क्या होता है भाई? डेट ऑफ पेमेंट, या फिर इमीडिएटली आफ्टर 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। ठीक है, अगर मान लो कि सप्लायर ने नहीं इनवॉइस इशू करी है, रेसिपिएंट ने इनवॉइस इशू करी है, तो भैया डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस जहां पर कि इन रेसिपिएंट को इनवॉइस इशू करना पड़ती है। अब डेट ऑफ पेमेंट का मतलब यहां पर क्या होता है भाई? अर्लियर ऑफ, विच एवर इज अर्लियर ऑफ, कौन सा वाला? पेमेंट एक्चुअली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और पेमेंट एक्चुअली डेबिटेड फ्रॉम द रेसिपिएंट्स बैंक अकाउंट। इस केस में डेट ऑफ पेमेंट जो है अपनी वो 18 फरवरी आएगी, और 18 फरवरी आपका आंसर आएगा, बिकॉज 61st डे कंप्लीट नहीं हो रहा है। कहां से कंप्लीट नहीं हो रहा है भाई? आपके इस 2 जनवरी से, 2 जनवरी से आपके 61 डेज कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। इसी के साथ में आपका आरटीपी का, रिसेंट आरटीपी का ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अगर आएगा तो 5 मार्क का आएगा ये क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अब बात कर लेते हैं एक अगले तगड़े क्वेश्चन की, जो कि सितंबर 25 में आया था, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें पूछी गई है। मैं आपको एकदम शॉर्ट में इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, इसको आप पॉज करके पढ़ते जाना, बिकॉज बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे गिवन है। पहला, मुत्तुस्वामी जो है भाई वो इलेक्ट्रॉनिक में डीलर है इन द बेंगलुरु, और उसने एक अनरजिस्टर्ड परिवहन लॉजिस्टिक्स से क्या करा है भाई? जीटीए सर्विसेज ली हुई है। ठीक है, टू डिलीवर हिज गुड्स टू द प्लेस ऑफ इन जयपुर में उसके गुड्स भिजवाने के लिए उसने ली हुई है, और सामने इसको जो इनवॉइस बनी वो 60,000 रुपए की बनी। ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन मुत्तुस्वामी एंड वाज पेड ऑन 4 जनवरी को, उसने पे भी कर दिया था थ्रू अकाउंट पे चेक। द डिलीवरी आल्सो मेड ऑन द सेम डे, डिलीवरी भी सेम डे पर आपको हो गई। मिस्टर परिवहन ने कोई भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करा है इन सर्विसेज के लिए, बिकॉज वो अनरजिस्टर्ड था। तो बताओ पहली चीज, इस केस में हु इज लायबल टू इश्यू द टैक्स इनवॉइस? तो भैया सिंपल सा पॉइंट है, हम लोग ये चीज पढ़ता है कि अगर उसने इशू नहीं करी है इनवॉइसेस, किसने? सामने वाले पर्सन ने, तो आपको इनवॉइसेस इशू करनी पड़ेगी। हु इज द लायबल? तो रेसिपिएंट इज लायबल। इन दिस केस अगर आपको इनवॉइस नहीं इशू हुई है सामने वाले बंदे से, तो आपको इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी रेसिपिएंट को। ठीक है, सेल्फ इनवॉइस, सेल्फ जनरेटिंग इनवॉइस। दूसरा, टाइम लिमिट क्या है सर? टाइम लिमिट इज 30 डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज ऑफ सर्विस। टाइम में लिखा हुआ है सेक्शन 31 में लिखा हुआ है। ठीक है, अगला टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा इस केस में, वो अपन देखते हैं। ठीक है, अज्यूमिंग दैट टैक्स इनवॉइस इशू हुई थी इज इशूड ऑन द लास्ट डे ऑन विच इट शुड हैव बीन इशूड। मतलब मेरे को सर्विसेज कब मिली थी? सर्विसेज मिली किस दिन मेरे को? सर्विसेज मेरे को मिली 4 जनवरी को, राइट? 4 जनवरी को मिली ना मेरे को सर्विसेज, तो 4 जनवरी के 30 दिन के अंदर अंदर की बात कर रहा है वो। या द डिलीवरी वाज आल्सो मेड ऑन दैट डे। आई थिंक 4 जनवरी शुड बी माय आंसर, डेट ऑफ पेमेंट और
30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो देखते हैं मैं आई थिंक मेरा पॉइंट सही होना चाहिए, 4 जनवरी शुड बी योर आंसर, बट अपन आगे देखते हैं क्या पॉइंट है। अब इसमें पहले अपने को इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, इस तरीके से ऐसा कोई क्वेश्चन आया जिसमें आपको जीटीए के बारे, अभी ये क्वेश्चन इज नॉट ओनली अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई, इट इज ऑल्सो अबाउट जीटीए। मतलब भाई 9-3 की भी बात हो रही है यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही है, 31 की बात हो रही है, तो अपने को सब कुछ कोड करना पड़ेगा। तो भैया देखो क्या क्या लिखोगे आप, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय द जीटीए इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय द रोड टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द जीएसटी एक्ट, वो आता है अंडर द टर्म्स ऑफ 9 सबसेक्शन 3, ठीक है, ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। इसलिए जो मुत्तस्वामी जो है भाई, वो एक रजिस्टर्ड रेसिपिएंट इज लायबल टू पे, जो मुत्तस्वामी होगा इज लायबल टू पे अंडर द रिवर्स चार्ज, ठीक है। अब बात करते हैं अपन पहला, कौन टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। तो अपन बात करते हैं सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 की, जो कि बोलता है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन जो कि लायबल है टू पे टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज बेसिस अंडर सेक्शन 9(3) हो या फिर 9(4) हो, ठीक है, शैल विद इन द पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब, वो पीरियड क्या है वो अपन को अगले पॉइंट में आने वाला है, ठीक है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड रिसीव बाय हिम। सप्लायर अगर रजिस्टर्ड ना हो तो उस केस में क्या होगा भैया, उस केस में आपको इशू करना पड़ेगी, आपको खुद को इशू करना पड़ेगी। तो वही बोलेगा, देखो क्या बोलेगा, मिस्टर परिवहन जो है भाई अनरजिस्टर्ड है, तो मिस्टर मुत्तुस्वामी बीइंग लायबल टू पे टैक्स, उसी को ही इनवॉइस इशू करना पड़ेगी, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, टाइम लिमिट। टाइम लिमिट क्या होगी सर, 30 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, वही वेयर एन इनवॉइस रेफर्ड अंडर द रूल 46 इनटू द 46 इशूड अंडर द सेक्शन 31 सबसेक्शन 3, किसको, 9(3) या 9(4) वाले को, shall issue such invoice within the 30 days from the date of receipt of the supply of goods or services। मतलब उस गुड्स और सर्विसेज के मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर, उस गुड्स और सर्विसेज के मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है ना। 10 मुत्तस्वामी को 30 दिन ऑफ द रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज वो करना पड़ेगा। सर्विसेज कब मिली उसको, 4 को मिली थी, ठीक है। आ जाओ अब टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सप्लाइड बाय द जीटीए। अब सेक्शन 30 सबसेक्शन 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, अगर सप्लाई हो रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स पेड और लायबल टू बी पेड रिवर्स चार्ज बेसिस पर, तो जो टाइम ऑफ सप्लाई होने वाला है इट विल बी द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। पहला, डेट ऑफ पेमेंट, जब एक्चुअल में पेमेंट हुई है, ठीक है, या मतलब डेट ऑफ पेमेंट वही एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर डेबिटेड वाला। दूसरा, इमीडिएटली 61st डे फ्रॉम द डेट जहां पर किसने करा होगा, सप्लायर ने बनाई होगी इनवॉइस, इशूड बाय द इनवॉइस सप्लायर, या फिर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस रेसिपिएंट द्वारा जब बनाई गई होगी, तो डेट टू बी इनवॉइस टू बी ये आ जाएगा, ठीक है, रेसिपिएंट। सिंस इन दिस केस किस केस में क्या बात करी गई थी भाई, कि जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होगा वो एप्लीकेबल होगा क्योंकि जीटीए ने सर्विसेज प्रोवाइड करी हुई है, तो इनवॉइस जो इशू होना चाहिए, इनवॉइस टू बी इशूड बाय द रेसिपिएंट। टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी द अर्लीस्ट ऑफ, पहला डेट ऑफ पेमेंट विच इज 4 जनवरी और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रेसिपिएंट विच इज 3rd फरवरी। तो 3rd फरवरी पे अपन कहां से आए, बिकॉज अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो क्वेश्चन में उसने लाइन बोली थी कि भैया, क्वेश्चन में क्या लाइन बोली थी उसने, यहां पर उसने बोला था डिलीवरी वॉज मेड ऑन द सेम डे, मतलब डिलीवरी किस दिन हुई थी, 4 जनवरी को हुई थी, तो डिलीवरी के 30 दिन के अंदर अंदर करना है, डिलीवरी के 30 दिन के अंदर अंदर करना है। और फिर वो क्या बोलता है यहां पर कि जो टैक्स इनवॉइस है इज इशूड, कब इशू हुई है, लास्ट डे ऑन विच इट शुड हैव बीन इशूड। तो इशू कब होना चाहिए, 30 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए, कब के, डिलीवरी के, डिलीवरी की डेट क्या है, 4 जनवरी है, 4 जनवरी के 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब 3rd फरवरी को, 3rd फरवरी को ही इनवॉइस इशू हुई है। अगर वो बोलता कि भैया 4 जनवरी को या कोई और डेट बोलता तो अपन बात करते कोई और चीज के, लेकिन अभी उसने अपने को क्लियरली बोल दिया है इस चीज के बारे में। ओके सर, इसके साथ मतलब मेजरली सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं भाई, मजेदार तरीके से, एकदम थोड़ा सा ही आपका टाइम लूंगा, एकदम ही थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा और फटाफट कर लेंगे हम लोग क्या, हमारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे वाले जो कि हम लोगों ने कहां पर डिस्कस करने थे, हम लोगों ने डिस्कस करने थे अभी आकर के टीवाईके के जो क्वेश्चन अपने करने थे, फटाफट वो कर लेते हैं भाई। टीवाईके आप निकाल लो, टीवाईके के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके हो चुके हैं, आपको सामने सामने दिख जाएंगे, ठीक है, फटाफट से आकर के अपन कर लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट वो बोल रहा है कि क्या सिग्निफिकेंस है भाई टाइम ऑफ सप्लाई का अंडर द जीएसटी लॉ। तो भाई सिग्निफिकेंस क्या है टाइम ऑफ सप्लाई का, आई थिंक इसके लिए सबसे बेस्ट थिंग वुड बी कि आप क्या कोट कर दो, आप कोट कर दो सेक्शन 12 सेक्शन 1, ठीक है। बोलता है कि देखो भाई जीएसटी जो पेबल होता है ना, सॉरी जीएसटी जो पेबल होता है ना आपका गुड्स और सर्विसेज के ऊपर भाई, वो टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से ही होता है, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई ही इंडिकेट करता है कि जीएसटी कब पे होने वाला है, कौन इंडिकेट करता है भाई,
टाइम ऑफ सप्लाई ही इंडिकेट करता है कि कब लायबिलिटी अराइज होगी। ऑब्वियसली यहाँ पे हाउएवर बोल के क्या बोल रहा है वो, ऑब्वियसली हम ये मानते हैं कि जिस समय लायबिलिटी अराइज होगी उस समय पर आप लायबिलिटी पे नहीं करते हो। पे कब करते हो? अराइज होने के अगले महीने की 20 तारीख को, अराइज होने के अगले महीने की 20 तारीख को आप पे करते हो, ठीक है। लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, ये वाली बात वो बोल रहा है कि भाई लायबिलिटी आप पे करते हो अराइजेस एट द टाइम ऑफ सप्लाई पेड टू द गवर्नमेंट ऑन अ ड्यू डेट। कब पे करते हो आप लोग उसको? ड्यू डेट को पे करते हो। कब पे करते हो भाई उसको? आप ड्यू डेट को पे करते हो, ठीक है। और टाइम ऑफ सप्लाई किस सेक्शन के अंदर दिया हुआ है? सेक्शन 12 और सेक्शन 13 के अंदर उसके बारे में बात हुई है। ओके सर, अगला पॉइंट सर, जीएसटी इज पेबल ऑन एडवांस रिसीव्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। तो भाई ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? बिकॉज, तो भाई क्या बोल रहा है वो, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जीएसटी जो एडवांसेस के ऊपर है भाई, क्या बोलता है ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज के केस में तो हाँ हम मानते हैं कि भाई एडवांसेस ऑफ सर्विसेज के लिए दिया हुआ है, ये बात करी गई है। लेकिन गुड्स के केस में ऐसा नहीं है। गुड्स के केस में हम दो ही चीजें देखते हैं, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और सॉरी गुड्स के केस में अपन देखते हैं डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस अपन देखते हैं। लेकिन सर्विसेज के केस में अपन, हाँ सर्विसेज के केस में अपन डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस भी देखते हैं और डेट ऑफ पेमेंट भी देखते हैं। तो यहाँ पे उसने किसको कोट करा है? सेक्शन 13 को कोट करा हुआ है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। अगर आपने इनवॉइसेस इशू कर दी है विद इन टाइम, अगर आपने इनवॉइसेस इशू नहीं करी है विद इन टाइम, तो क्या होगा सर? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज या फिर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इफ यू सी अपन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इफ यू सी अपन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलो। कबीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एंगेज करा हुआ है इधर सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट कंसाइनमेंट ऑन, कब करा है भाई? 17 जून को। और मिड एंड एडवांस पेमेंट करी उसने 17 जून को ही, एडवांस पेमेंट भी कर दी, ठीक है। अगला, हाउएवर द कंसाइनमेंट कुड नॉट बी सेंट, कुछ वो भेजी नहीं गई इमीडिएटली और स्ट्राइक आ गई थी कंपनी के अंदर इस कारण से। इंस्टेड इट वाज सेंट ऑन 20th ऑफ जुलाई। इनवॉइस आपको रिसीव हुई है 22nd ऑफ जुलाई को। तो भैया मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को प्रोविजन और सब कुछ करने के पहले, प्रोविजन कब हुआ सर्विसेज का? 20 तारीख को, और 22 तारीख को इनवॉइस भेजी है। भले वो इन टाइम हो, लेकिन इन सब के पहले मेरे को एडवांस पेमेंट मिल गई थी 17 जून को, तो मेरे लिए तो भैया 17 जून ही हो जाना चाहिए। सही लिहाज से आ जाओ यहाँ पर, ये सबका सब आगे बढ़ेगा, राइट। यहाँ पर आ जाओ। डेट ऑफ पेमेंट ऑब्वियसली 13/3 की बात हो रही है, 13/3 की बात हो रही है। डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे के अंदर में से देखना पड़ता है अपने को। 61st डे तो भैया बहुत लेट आएगा, मेरे को पता है 17 जून को ही मैंने क्या कर दिया था, 17 जून को ही मैंने मैंने पेमेंट कर दिया था। तो डेट ऑफ पेमेंट इज एक्चुअली वेरी वेरी जल्दी, वेरी आगे। तो इस कारण से इसको ही मैं क्या कर लूंगा, ट्रीट कर लूंगा एज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपना हो चुका है, 7 अपना हो चुका है, 8 अपना हो चुका है, एफयूसी, ठीक है। 9 अपन नहीं करने वाले हैं बिकॉज ये कूपन वाला केस है और कूपन वाला केस अब हट चुका है, इस कारण से अपन अब 9 नहीं करने वाले, ठीक है। 9 अपन नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं बिकॉज वाउचर्स वाला केस दोस्तों अब हट चुका है। तो अब अपने लिए 9 इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब आते हैं भाई 10, 11, 12, 13, 14, 15, कुछ 4-5 क्वेश्चन है, फटाफट इनको भी निपटाएगा तो अपना काम हो जाएगा। अच्छा, एक फर्म ऑफ एडवोकेट से, अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। एक फर्म ऑफ एडवोकेट है, उन्होंने क्या करा भाई, एबीसी लिमिटेड को इनवॉइस इशू करी उन्होंने, इनवॉइसेस एबीसी लिमिटेड को। किस दिन इशू करी इनवॉइसेस? इनवॉइस इशू हो चुकी थी 17 फरवरी को। एबीसी ने इस इनवॉइस के अगेंस्ट में कंटेस्ट करा और ये बात बोली कि देखो भैया आपने नॉन नेग्लिजेंस थी जिस कारण से हम आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, हमको आपको पैसा नहीं देना। और बहुत इनकी में झड़प मची कि हम पैसा नहीं देंगे, यहाँ पे कोर्ट में बात गई, ये वो बहुत सारी चीजें हुई। आखिरकार क्या हुआ? आखिरकार क्या हुआ भाई, बहुत सारी दिक्कत होने के बाद में फाइनली जो पेमेंट हुआ, फाइनली पेमेंट हुआ है 3 नवंबर को, 3 नवंबर को फाइनली पेमेंट हुआ। इफ यू नो गाइस कि हमारा जो ये होता है ना एडवोकेसी वाला, ये आता है आरसीएम के अंदर। तो जब भी अपन आरसीएम में बात करें तो आरसीएम में दो चीजें देखेंगे, डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे, राइट। 6, 7, 8 तीनों भी अड़ जाएगा, 9 भी अड़ जाएगा, आएगा मैं डायरेक्ट 10 पर। तो डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो होती है भाई एडवोकेट्स लीगल सर्विसेज के लिए, वो आरसीएम के अंदर आती है। क्या में आती है भाई? आरसीएम के अंदर आती है, आरसीएम के अंदर आती है। और आरसीएम के अंदर अपन दो चीजें लेते हैं सेक्शन 13(3) के हिसाब से। पहली चीज होती है भाई डेट ऑफ पेमेंट, दूसरी चीज होती है 61st डे फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस। तो इनवॉइस के इशू होने के, इनवॉइस कब इशू हुई थी?
17 फरवरी को ही थी भाई। उसका 61st डे कब आ रहा है? 17 फरवरी का 61st डे कब आ रहा है? उसका 61st डे आ रहा है 19 को। तो 19 अप्रैल और 3 नवंबर विच एवर इज अर्लियर, तो अपना आंसर आएगा 19 अप्रैल। ठीक है, अगला। मॉडर्न सिक्योरिटी कंपनी जो है भाई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है टेस्टिंग की ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। टेस्टिंग करके देते हैं ये लोग। इफ टेस्टेड, इट टेस्टेड अ बैच, इन्होंने बैच टेस्ट करी थी। कब टेस्ट करी भाई? 4 और 5 सितंबर को। बट कुड नॉट रेज एन इनवॉइस। 4 और 5 सितंबर को इन्होंने टेस्ट कर लिया, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज हो गई, लेकिन इनवॉइस कब तक इशू नहीं करी इन लोगों ने? 19 नवंबर को जाकर इन्होंने इनवॉइस इशू करी है, बिकॉज कुछ डिस्प्यूट्स हो गए थे, कुछ दिक्कत आ गई थी। अभी समझो भाई, सितंबर में आपने करा, अक्टूबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, नवंबर आ गया। ये कौन सा है भाई? ये है एफसीएम वाला केस, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म सर्विसेज वाला केस। तो इस केस में क्या होता है भाई? अपन बोलते हैं इनवॉइस इशू हुई है टाइम में, क्या नहीं, 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस नहीं इशू हुई है। तो दो चीजें, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और पेमेंट, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और पेमेंट। ओके, तो अपन बात कर रहे थे यहाँ पे टीओएस के केस में। आ जाओ, क्या बोलता है ये? सर्विसेज, सॉरी, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इनवॉइस इशू नहीं हुआ है इन टाइम, ठीक है, तो डेट ऑफ पेमेंट लेके और प्रोविजन लेके अपन डेट ऑफ पेमेंट या फिर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अब यहां पर किसके किसके हिसाब से बता रहा है? कौन सा सेक्शन का नाम क्या है इसका? 13(2)(b), 13(2) वापस से 13(2) का के लिए है सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन एफसीएम, 12(2) का के लिए है सप्लाई ऑफ गुड्स इन एफसीएम, ठीक है, 13(3) का के लिए है सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन आरसीएम, और 12(3) का के लिए है सप्लाई ऑफ गुड्स इन आरसीएम। आराम से, इजी है सब कुछ, आराम से हो जाएगा। इन दिस केस जो सर्विसेज प्रोवाइड करी गई है भाई वो 5 तारीख को करी गई थी, बट नॉट इनवॉइस्ड, और देयरफॉर अपने पास में 5 सितंबर की ही डेट है, अपने पास में डेट ऑफ पेमेंट है भी नहीं। तो इस कारण से अपन बोलेंगे भाई ऑब्वियसली अर्लियर क्या है मेरे लिए? 5 सितंबर ही है। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 5 सितंबर ही आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला मेरा पॉइंट, ओहो हो, 12वां क्वेश्चन में कर चुका हूं दोस्तों। देखो, अगर आप देखोगे तो मेरा क्वेश्चन नंबर 12 भी हो चुका है, मेरा क्वेश्चन नंबर 12 भी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करूंगा मैं मेसर्स प्रणव एसोसिएट की। प्रणव एसोसिएट के बारे में बोलता है भाई कि एक पार्टनरशिप फर्म है भाई, इन्होंने क्या करा है? प्रोवाइडेड रिकवरी एजेंट सर्विसेज। एक पार्टनरशिप फर्म है, इन्होंने रिकवरी एजेंट सर्विसेज प्रोवाइड करी है। किसको? एनबीएफसी को, ठीक है, और रजिस्टर्ड सप्लायर ऑन 15 जनवरी, 15 जनवरी को आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी। प्रोविजनल सर्विसेज थी 15 जनवरी की, ठीक है। अब क्या होगा? एक सेकंड, जस्ट सेकंड, चार्जिंग वार्जिंग चली जाएगी तो पिक्चर हो जाएगी भाई। ओके चलो, हाँ, 15 जनवरी। दूसरा इनवॉइस जो थी फॉर द सेम इन्होंने इशू करी थी 7 फरवरी को, एंड द पेमेंट वाज मेड ऑन 18, तो 18 को पेमेंट हुई है। बैंक में क्रेडिट तो यार ऑब्वियसली इन दोनों में से वैसे भी मैं अर्ली लूंगा, तो मैं 18 तारीख मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 18 अप्रैल 7 इनवॉइस इशू करी इन लोगों ने 7 फरवरी को, और 15 को इनकी सर्विसेज कंप्लीट हुई। आई थिंक दिस इज द केस ऑफ व्हाट? रिकवरी सर्विसेज जो होती है दोस्त, वो आरसीएम में आती है। यस, रिकवरी सर्विसेज आरसीएम में आती है, एनबीएफसी को पे करना पड़ेगा। तो क्या होगा सर? सिंपल सा पॉइंट है, यहां पर अपन आएंगे तो अपने को मालूम पड़ेगी एक चीज कि भैया आरसीएम के केस में तो क्या होता है? आरसीएम के केस में तो दो चीजें देखी जाती है सर। कौन सी दो चीजें देखी जाती है? पहली चीज देखी जाती है 13(3) के हिसाब से डेट ऑफ पेमेंट, और दूसरी चीज 61st डे देखा जाता है। तो हमारे केस में इनवॉइस कब इशू हुई थी? इनवॉइस इशू हुई थी 7 फरवरी को। 7 फरवरी के 61st डे कब आएगा? 9th ऑफ अप्रैल आएगा। तो 9th ऑफ अप्रैल, और डेट ऑफ पेमेंट 18th ऑफ अप्रैल, विच एवर इज अर्लियर, तो अर्लियर इज 9th ऑफ अप्रैल। ठीक है सर, आगे बढ़े। यस, अगला, अगला इज नथिंग बट योर, इसमें दो क्वेश्चन थे। पहला, हु इज द लायबल पर्सन टू टैक्स, और दूसरा टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो लायबल पर्सन वुड बी एनबीएफसी, और टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी 9th ऑफ अप्रैल, विच इज 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ओके, आगे बाय द सप्लायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, मिस्टर एक्स ने सप्लाई करे हैं भैया 50,000 के गुड्स टू इट्स कस्टमर, जो कि मिस डियाना है, ऑन 1 जनवरी, ऑन द कंडीशन दैट द सेम विल बी मेड विद इन अ वीक। मतलब पेमेंट आपको एक वीक के अंदर अंदर करना पड़ेगी। हाउएवर मिस डियाना ने मिस कर दिया, और उन्होंने पेमेंट कब करी है भाई? उन्होंने द पेमेंट फॉर द गुड्स वाज सेड ऑन 2 फरवरी को। उन्होंने पैसा पे करा गुड्स का, साथ साथ में उन्होंने इंटरेस्ट भी पे करा 2,000 रुपए का। तो जिस दिन आप पे करोगे उसी दिन, जिस दिन आप इंटरेस्ट पे करोगे उसी दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। तो इस कारण से आई थिंक यस,
12 सेक्शन 6 बात करता है, 12 सेक्शन 6 बात करता है किस बारे में भाई? टाइम ऑफ सप्लाई विद रिगार्ड्स टू द एडिशन एंड वैल्यू। एडिशन एंड वैल्यू मतलब भैया वही ऑन द अकाउंट ऑफ interest late fee penalty for the delayed payment of the consideration, that is the date on which the supplier the date on which the supplier received such additional consideration। तो इस केस में क्या आ जाएगा सर? 2 फरवरी आ जाएगा 2000 रुपए के लिए। आगे बढ़े। यस सर। अगला लास्ट क्वेश्चन, मंच और वंश ट्रेडिंग कंपनी जो है भाई वो एक रजिस्टर्ड सप्लायर है और वो लायबल है टू पे जीएसटी अंडर द फॉरवर्ड चार्ज बेसिस। फॉरवर्ड चार्ज बेसिस में उनको जीएसटी पे करने के लिए लोग लायबल है। गुड्स सप्लाई करे गए हैं भाई इनको 3 अक्टूबर को इन्होंने। ओके, पहला फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे आप जीएसटी पे कर रहे हो, किस चीज के लिए? रजिस्टर्ड सप्लायर हो, फॉरवर्ड चार्ज आप पे कर रहे हो गुड्स के केस में। तो गुड्स आपने सप्लाई कब करे? 3 अक्टूबर को। इनवॉइस आपने इशू करी है कब? 5 अक्टूबर को। ओके, और पेमेंट आपने रिसीव करी है 9 अक्टूबर को। ओहो हो, पेमेंट से पहले बात तो क्या मुझे कोई लेना देना है? नहीं। तो पहली बात, पेमेंट तो मेरे लिए यूजलेस। दूसरा पॉइंट वुड भी, बाकी के दोनों पॉइंट्स, तो बाकी दोनों पॉइंट्स अपन समझते हैं भाई। तो यहाँ पे बोलता है भाई नोटिफिकेशन उसने कोट करी 16/11/16/17, ठीक है, 66/7/2017। एक रजिस्टर्ड पर्सन जो होता है भाई इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग कंपोजिट सप्लायर हैज टू पे जीएसटी ऑन द आउटवर्ड सप्लाई। दो चीजों में से 12(2) के हिसाब से दो चीजें देखी जाती है, डेट ऑफ इशू इनवॉइस या फिर लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ठीक है, एज पर सेक्शन 31। फर्दर एक रजिस्टर्ड पर्सन जो होता है भाई उसको इशू अ टैक्स इनवॉइस बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। तो अब उसने क्या बोला? अब उसने यहाँ पे 31 को, ये क्या है? 31 का एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। क्या बोलता है वो? फर्दर इशू आपको इन्वॉइस करना पड़ेगा तब कब? इशू टैक्स इनवॉइस ऑन और बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर द सप्लाई टू रेसिपिएंट। दस इन द गिवन केस जो इनवॉइस होगा फॉर द गुड्स शुड हैव बीन, कब भेजा जाना चाहिए था भाई? 3 अक्टूबर या उसके पहले भेज दिया जाना चाहिए था। तो हमारे इस केस में क्या होगा? हमारे इस केस में क्या होगा भाई? सिंस जो इनवॉइस इशू नहीं करी गई है विद इन टाइम प्रिस्क्राइब्ड, तो उस केस में लास्ट डे जो होना चाहिए थी, लास्ट डेट जो होना चाहिए थी विच इज 3 अक्टूबर, वो आपका आंसर आ जाएगा। राइट। इसी के साथ दोस्तों, इसी के साथ आई कैन श्योरली से यू ऑल कि भाई हमारा ये चैप्टर, द चैप्टर ऑफ TOS इज नाउ डन। अपन ने क्या क्या कर लिया भाई? सारे कॉन्सेप्ट कर लिए, डन। सारे क्वेश्चंस कर लिए, डन। पूरा रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से करा है। आई नो थोड़ा लंबा वीडियो हो गया होगा, बट यार मजे आए भाई ये रिवीजन करने में। मेरे को मजा आ गया, मैं इसके लिए बहुत पढ़ रहा था, बहुत हर चीज देखी है। अभी जब इसको पूरा कर दिया है, खत्म कर दिया है, फीलिंग भी अच्छी आ रही है। सुबह के 5 बजे रिकॉर्ड करना चालू करा था मैं, अभी 5:30 बजे के आसपास चालू करा था, अभी 6:47 हो रहे सुबह के। रात भर से जगह हुआ पढ़ रहा हूँ इस चीज को लेकर के, बट फाइनली मजा आ गई है। एट द एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मजा है आप लोगों के साथ में बात करके, इस वीडियो को बना करके। और आप लोग मुझे टॉपिक्स भेजते रहो। मैं POS अभी सोच रहा हूँ, ITC सोच रहा हूँ, MTP सोच रहा हूँ, MTP सारे क्वेश्चन सॉल्व करके अपन उसके, और RTP मई 2026 सोच रहा हूँ। बट बाकी सारी चीजें बाद में है दोस्तों। अभी के लिए बढ़िया से पढ़ाई करो, इसको, इस वीडियो को एक बार वापस से देख लो, कंटेंट एक बार वापस देख लो, आपको मजे आएगी भाई ये वीडियो देखने में। आई होप आपको मजा आई होगी ये वीडियो देखने में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय श्री श्याम।